कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे बनाई और यह सब वो कैसे कर पाई। बड़ी आदर और सम्मान के साथ मैं कामनी भाभी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। समाज के अक्स और नक्श को बदलने के लिए कामनी भाभी जैसे शख्स की जरूरत है। तो लीजिए सुनती है कामनी भाभी को। ओवर टू यू कामनी भाभी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सब अच्छा चल रहा है? अरे ये क्या, मुझे आपके छोटे दिमाग से एक आवाज आई कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा तो चलेगा ही दोस्तों, क्योंकि दरअसल हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि समाज में और देश में क्या चल रहा है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि लोगों के मनों में क्या चल रहा है। हमें फर्क नहीं पड़ता जब किसी दूसरे का बच्चा सुसाइड करता है। हमें फर्क नहीं पड़ता जब एक युवा पीढ़ी का कोई व्यक्ति डिप्रेशन या स्ट्रेस में आता है। जब हमें इन सब बातों का फर्क नहीं पड़ता तो हम अच्छे ही होंगे। अच्छे क्यों नहीं होंगे दोस्तों? आज आप लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, उसमें एक मेन कारण ये था कि मुझे फर्क पड़ता है दोस्तों, जब किसी भी माँ का बच्चा सुसाइड करता है। मुझे फर्क पड़ता है दोस्तों, जब किसी भी स्ट्रेस के कारण, माँ बाप के कारण बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। छोटे छोटे 8-8, 10-10 साल के बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे फर्क पड़ता है दोस्तों, जब किसी के घर में हजारों रुपए की दवाइयां हर महीने आती हैं और वो लोग अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, तब मुझे फर्क पड़ता है दोस्तों। और आज इसी फर्क को बताने के लिए पिछले 2 महीने से एक मुहिम चल रहा था हमारी पूरी टीम के साथ कि मुझे आप लोगों को ये सब बातें बतानी है कि फर्क कहाँ और कैसे पड़ा, और ये जज्बा आया कि मैं आप लोगों के सामने अपनी कुछ बातें रख सकूं। दोस्तों, मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चों से। बच्चे बहुत ही नाजुक और सच्चे मन के होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं, धीरे धीरे हम उनके मन में, उनके प्रथम आने पर, अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होने पर ऐसा सोच उनको बोलते हैं कि वेरी गुड बॉय, तुम फर्स्ट आए हो। हमें अपने बच्चे खेल कूद में और किसी भी अन्य कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट ही चाहिए होते हैं। हमें इन बच्चों को हमने कभी ये नहीं बोला कि कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट आए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं भी आ पाए तो कोई बात नहीं, हमारा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। बच्चों के स्कूल की पढ़ाई, छोटे छोटे नाजुक कोमल बच्चे स्कूल की पढ़ाई से जितना उन्हें फर्क नहीं पड़ता मार्क्स से, आजकल के माँ बाप को बहुत फर्क पड़ता है। बच्चा अगर 4 मार्क्स कम लाता है तो माँ बाप उसे 96% मार्क्स लाने की बधाई नहीं देते, 4 मार्क्स कम क्यों आए ये बात बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अरे हम भी 10 बार रसोई में खाना बनाते हैं, 11वीं बार हमारे से भी वो चीजें गलत हो जाती है। जब बच्चा बचपन से हमेशा फर्स्ट आने के लिए ही सोचता है, तो कभी भी जीवन में जब आगे बढ़ के वो बड़े कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता है तो
अगर 2-3 मार्क्स से वो बेचारा बच्चा कोई कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाता, उसके मन में इतना हीन भावना आ जाती है कि वो अपने माँ बाप को और समाज को फेस करने से अच्छा उसे मर जाना ज्यादा बेहतर लगता है। दोस्तों, अपने बच्चों को मुझे लगता है कि हम लोग ही तैयार करते हैं सुसाइड करने के लिए, कि बेटा अगर कभी फेल हो गया तो मरने के अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय ही नहीं है। अब मैं बढ़ती हूँ युवा पीढ़ी की तरफ। अपने बच्चों को थोड़ा ये भी हम हमेशा फर्स्ट आने पे ही प्रेशर देते हैं। हम ये भी तो बच्चों को कह सकते हैं, कोई बात नहीं, उत्तीर्ण आए अच्छी बात है, और अगर उत्तीर्ण नहीं भी आ पाए तो कुछ नहीं होता, हमारा प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा। अगर बच्चों को ऐसा सपोर्ट अपने माँ बाप से और समाज से उनकी पीछे मिलेगा तो वो लोग कभी भी सुसाइड करने का या डिप्रेशन में जाने का नहीं सोचेंगे। अब मैं युवा पीढ़ी की तरफ बढ़ती हूँ। युवा पीढ़ी जब अपनी युवावस्था में आती है तो वो अपने अच्छे जॉब के लिए, बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए आगे बढ़ती है। धीरे धीरे समाज और घर का माहौल या जो भी परेशानियां उनको आती हैं, वो लोग एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं और बहुत कड़ी मेहनत करके, और किसी का भाग्य उदय होता है तो दोस्तों वो लोग अपने आप में एक अहम महसूस करते हैं कि हाँ, मैंने किया, जो भी किया, आज जिस मुकाम पे भी पहुंचा मैं पहुंचा। और अगर किसी भी कारणवश जितना पैसा युवा पीढ़ी कमाना चाहती है, जैसा व्यापार करना चाहती है और जैसी सुख सुविधाओं के साथ रहना चाहती है, अगर किन्हीं भी कारणवश वो चीजें हासिल नहीं हो पाती तो उनको डिप्रेशन हो जाता है, इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं और हमेशा दूसरों को दोष देने लगते हैं कि मेरी जिंदगी में जो भी हुआ वो फलानी स्थिति के कारण हुआ, या फिर इस व्यक्ति ने मेरा ऐसा कर दिया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। वो लोग समझ ही नहीं पाते कि हम जिस चीज के पीछे इतनी भागदौड़ कर रहे हैं और हम जिस चीज के पीछे इतना भाग रहे हैं, वो चीजें हमें मिल भी जाए तो क्या हमारी जिंदगी सुखी हो जाएगी? इतना स्ट्रेस पाल के 25-30 साल की उम्र में ही मैं देखती हूँ दोस्तों कि लोग बीपी, थायराइड और शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। मैंने इस प्रोग्राम के लिए लगभग 2 महीने में 200 से 250 लोगों से बात करी। जब उनसे बात करी अच्छे से तो समझ आया कि ये युवा पीढ़ी हो या वृद्ध लोग हो या जवान लोग हो या बच्चे हो, आज हर वर्ग एक अलग सी टेंशन में चल रहा है। दरअसल उनको भी नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें जीवन में कहाँ पहुंचना है और क्या चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हमारे जो घर में माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो सब अपने जीवन में सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके हैं, उनके बच्चे आज सेटल हैं और वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी मैंने जब बुजुर्गों से बात करी, हमारे ही घर के रिश्तेदारों, जो लोग 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं, जब उन लोगों से बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग अपनी 60-70% जिंदगी तो जी चुके हैं, लेकिन उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक असंतोष है। उन्होंने हजारों व्याख्यान सुने, अपने अपने धर्म संप्रदाय के हिसाब से हजारों पाठ पढ़े, भाषण सुने, पर एक स्थायी खुशी
का जो अनुभव इस उम्र में होना चाहिए वो नहीं हो पाया। मुझे ऐसा समझ नहीं आया कि जिनके सभी बच्चे सेटल हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त भी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अब उन्हें किस चीज की तलाश है, जो ये असंतोष उनके मन में चल रहा है वो किस कारण से चल रहा है। आप सबने कभी ऐसा सोचा है दोस्तों कि हर उम्र में जो ये तनाव चल रहा है आज की डेट में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? मैंने सोचा और बहुत सोचा, मन में एक डर भी आया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे जो हमारा भविष्य है और हमारे देश का भविष्य है, उनका भविष्य कितना सुरक्षित है। एक खुशहाल समाज जो होना चाहिए, एक खुशहाल देश जो होना चाहिए, आज नहीं दिखता। हर व्यक्ति इतना तनावग्रस्त है कि सुबह उठता है, सुबह से लेकर शाम तक तनाव में रहता है, रात आते आते इतना तनाव में भर जाता है कि थकान के कारण घर पहुंचता है तो उसके बच्चे उनको यही देखकर सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही जी जाती है जैसे हमारे माँ बाप जी रहे हैं। घर आते हैं, परिवार के लिए दौड़ भाग तो करते हैं, लेकिन परिवार के लिए ही समय नहीं निकालते। आधा घंटा भी बच्चों के साथ ढंग से बिना मोबाइल बिना टीवी के बैठकर लोग ये नहीं सोचते कि आज बच्चों से पूछें कि सुबह से शाम तक उन्होंने कितने लोगों को खुश किया। हमारे साथ जितने भी जो लोग जुड़े हैं अभी, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ दिन में 5 मिनट बैठकर सिर्फ यह प्रश्न करते हैं कि बच्चों आज आपने किसको खुश किया, बच्चों आज आपने किसको सपोर्ट किया। बच्चों को ये इम्पोर्टेंस ही नजर नहीं आती है कि किसी को खुश करना भी जीवन में कितना जरूरी है। हम घर में आते हैं और बच्चों से सिर्फ यही सवाल करते हैं, आज कितनी पढ़ाई करी। अरे पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दे, पर इतनी इम्पोर्टेंस मत दे कि सच्ची खुशी बच्चे भूल जाएं। बच्चों को यह जीवन में हमेशा लगता रहे कि सिर्फ पढ़ाई ही बहुत जरूरी है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने एक दोस्त से बात करी। उसने मुझे बोला कि हाँ, मैंने उससे पूछा कैसे हो भाई? उसने मुझे बोला मैं ठीक हूँ और अच्छा हूँ, 2 साल से मुझे दवाई सूट हो गई, तब से मुझे ठीक लग रहा है। दोस्तों सच पूछिए, मैं रात भर सो नहीं पाई कि ये दवाई सूट हो गई इसलिए वो खुश है, और जो दवाई उसके शरीर के अंदर इतना साइड इफेक्ट डाल रही है उससे उसकी जिंदगी का क्या होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा दोस्तों, तो जब भी हम इस दुनिया से जाएंगे तो ना तो हमारा ये जन्म खुशहाल और संतुष्ट बीता, और ना ही अगले जन्मों में हम खुशहाली दे पाएंगे, क्योंकि हम आत्मा के साथ वो सारी चीजें लेते हुए जाएंगे। मैं नहीं चाहती दोस्तों जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे अगर ईश्वर पूछे कि आपकी जिंदगी कैसी रही, तो मैं ईश्वर को यह नहीं बोलना चाहती कि सो रही जिंदगी। भगवान आपने मुझे सब इंद्रियां तो दी, लेकिन मैंने इनका सदुपयोग नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, मैंने कभी किसी दूसरे का भला नहीं किया। मैं खुद तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, पर मैंने हमेशा कोशिश करी कि मेरे परिवार वाले और मेरे सभी साथी हमेशा खुश रहें। मैं ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाहती हूँ दोस्तों। इस वजह से
आज हम सब ने, हमारी पूरी टीम ने ये एक मेहनत करी कि आप सब लोगों को जोड़ पाए और अपने मन की बातें रख पाते। हम में से कितने लोग हैं दोस्तों जो ऐसा सुबह होती है तो ऐसा सोचते हैं कि हे ईश्वर, धन्यवाद, आपने मुझे आज का दिन और जीने के लिए दिया। कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर, आज का दिन मैं और कुछ नया सीखूंगा और कुछ और नया करूंगा। सुबह से ही हमारे बीच में, मस्तिष्क में इतना तनाव रहता है दिन भर के काम का कि हम उसके आगे सोच ही नहीं पाते, अपनी सांसों को और ईश्वर को धन्यवाद ही नहीं देते कि उन्होंने हमें एक और जिंदगी दी, एक दिन और जीने के लिए दिया। मैं भी 3 साल पहले ऐसी ही थी। सुबह उठते ही वही तनाव जो आमतौर पर सभी महिलाओं को रहता है, नाश्ते का, खाने का तनाव, दिन भर के रूटीन का तनाव। इस तनाव के चलते हम अंदर से तो खोखले होते जाते हैं और हमारा दिल, दिमाग और शरीर एक लाइन में ही नहीं रहता। आप खुद सोचिए दोस्तों कि जब गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और हर पहिए का अलाइनमेंट नहीं होता तो वो गाड़ी कैसी चलेगी? गाड़ी चलेगी तो सही, पर उसकी स्पीड भी अच्छी नहीं होगी और उसका एवरेज भी अच्छा नहीं आएगा। इसी तरीके से हमारा दिमाग, दिल और शरीर जब एक लाइन में नहीं रहता है तो हम जीवन जीते तो जरूर हैं, पर एक जो खुशी या जो अलाइंड काम होते हैं वो नहीं हो पाते। ध्यान जिंदगी को अलाइन करने का काम करता है और जब हम एक, हमारा दिल, दिमाग और शरीर एक सीध में होते हैं तो हम अपने से आगे दूसरों के लिए भी कुछ सोच पाते हैं। हम सब कुछ जानते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है। हम सब जानते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि हर काम को समय से पूरा करना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि अगर हम अपने ईयरली, मंथली और वीकली प्लान बना लें तो हम जीवन में वो सारी चीजें पूरी कर सकते हैं। परंतु जानकारी तो हमें सभी चीजों की है, इस दुनिया में जो भी चल रहा है, पर जानकारी से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हमें मालूम है तनाव मुक्त जीवन रहना चाहिए, पर कितने लोग हैं जो बिना तनाव के जिंदगी जीते हैं? दोस्तों, जानकारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है पहला कदम बढ़ा के आगे बढ़ने से और कुछ करने से। देखिए, हम में से कई लोग तो इस जीवन में इसलिए भी कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए वो कोई नई चीज ट्राई करना ही नहीं चाहते। पर दोस्तों, हमेशा पहला कदम बढ़ाना ही सबसे कठिन होता है। धीरे धीरे आगे सारे कदम अपने आप बढ़ते जाते हैं। और ये भी एक टेक्निक है, छोटे छोटे टारगेट बनाना, हफ्ते दर हफ्ते चीजों में आगे बढ़ना, तब कहीं जाकर जो असली टारगेट है वो पूरे हो पाते हैं। हमें लगता है हम तो सब चीजों में अच्छे से ध्यान देते हैं, पर हम जब शरीर का ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते तभी हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां आती है। हमारी किडनी, हमारा पैनक्रियाज जब काम करना बंद करता है तभी हमें अलग अलग बीमारियां होती हैं, क्योंकि हम अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दे पाते। दोस्तों, हर छोटी बड़ी चीज का फर्क पड़ता है जीवन में, और जब फर्क पड़ता है तभी एक जज्बा जागता है कुछ करने का। फर्क तब पड़ेगा
जब हम अपने शरीर में स्वस्थ रहेंगे और हमारी मानसिकता स्वस्थ रहेगी, आप भी फर्क पड़ाएं। इसीलिए आज की ये शाम आप सब लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें मुमकिन नहीं है, बॉडी का एनर्जी लेवल ऊपर आना मुमकिन नहीं है, और दिल, दिमाग और शरीर एक लाइन में होना मुमकिन नहीं है, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि ये सभी चीजें मुमकिन है। ध्यान से ये सारी चीजें उतनी ही मुमकिन है जितने अच्छे से मैं आज ये आपसे बात कर पा रही हूँ। दोस्तों, ईश्वर ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया, किसी को ऊपरी सुंदरता दी और किसी ने अपने आप को निखार कर अंदर से खूबसूरत बनाया। हम किसी भी वर्ग में, किसी भी जगह पे जन्म ले पाए, लेकिन अपने आप को निखारना हमारे हाथ में है। हम अपने स्वयं को अंदर से ध्यान के द्वारा पूरी तरह से निखार सकते हैं। हम ही एक स्वयं ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को निखारने का काम कर सकते हैं। ध्यान करना हर उम्र, हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। आप सबको एकत्रित करना और ये बता पाना मेरा सौभाग्य है कि मैं चाहती हूँ और हमारी पूरी टीम चाहती है कि आप सभी अंतर मन से इतना प्रसन्नचित्त रहें कि आप जीवन में जो चाहें वो कर पाएं। आप जीवन में जिस भी चीज को अपनाएं उसको उतनी ही दृढ़ता से पा पाएं जितना कि मैं पा रही हूँ। मैं आप सभी के सामने 2-3 बातें और बोल के अपनी बात को विराम दूंगी। दोस्तों, ध्यान बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों सभी के लिए बहुत जरूरी है। मैं पिछले 3 साल से ध्यान से जुड़ी हुई हूँ और मुझे भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। सच मानिए दोस्तों कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहती हूँ। मैं सिर्फ सुबह उठती हूँ और ये सोचती हूँ कि प्रभु आपकी कृपा रही और मुझे आपने आज का दिन प्रदान किया, और आज मैं जी के किसी ना किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने की, किसी ना किसी व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करूंगी। और आप सभी के सामने मैं 2-3 लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए, हर व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है और कर सकता है, पर वो स्थितिजनक कई बार बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी के सामने अपने हस्बैंड को, जिन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज के लिए, जो भी मेरी सही बातें थी, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मेरी सभी बातों को आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने खुद हिस्सा लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी लैंडमार्क टीम को, जिन्होंने मेरे अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा थी उसको बाहर लाया कि नहीं कामिनी, तुम कर सकती हो, तुम 50 लोगों को नहीं, तुम 1000 लोगों को जोड़ सकती हो। उस टीम ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि आज आप सब लोग मेरे सामने हैं। अब मुझे कोई भी टारगेट जीवन में बहुत बड़े नहीं लगते। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मुझे ध्यान सिखाया, रोज मैडम को, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में मुझे ध्यान से नहीं जोड़ती तो शायद आज मैं आपके सामने इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बैठी होती। और मैंने बात करके और 2 महीनों में टीम बनाई, मैं सबसे ज्यादा उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम के लिए हजारों लोगों को जोड़ा
और हजारों लोग इसमें भाग ले पा रहे हैं। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप इस प्रोग्राम में जुड़े और आपने हमारा मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कामिनी भाभी। अब ध्यान के माध्यम से हमारी लाइफ स्टाइल में नई राह, नई रोशनी, भव्य चेतना को प्रादुर्भाव देने आ रहे हैं शीतल भैया। सादा जीवन, उच्च विचार जिनकी पहचान है। कैसी भी प्रॉब्लम हो, चुटकी में सॉल्यूशन। कैसा भी संकट हो, हमेशा मुस्कुराते रहना। बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज। जीवन ही जीवन बोलते हैं। प्रभावशाली, आकर्षक व्यक्तित्व। गुलाब ये नहीं कहता कि वो गुलाब है, बल्कि उसकी खुशबू ही बता देती है कि वो लाजवाब है। स्वनाम धन्य, आज चारों ओर जिनके ही नाम की चर्चा है। वर्धमान मित्र मंडल रायपुर में सचिव पद पर कार्यरत प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री शीतल भैया की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। उन्हें मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ आमंत्रित करती हूं कि वे आए और हमें ध्यान से अवगत कराएं। ओवर टू यू शीतल भैया। नमस्कार मित्रों, हाँ आप सुनाई दे रहे हो, आप बोल सकते हो। मित्रों, अभी तक हमने जितनी बातें सुनी, एक सोचने का विषय है कि हम जीवन से इतना निराश क्यों होते जा रहे हैं। पहले साधन कम थे पर खुशियां ज्यादा थी। अभी साधन ज्यादा हो गए हैं पर खुशियां कम हो गई। इसके पीछे आखिर कारण क्या है? पहले घर में 10 मेहमान आ जाते थे, किसी को कोई चिंता नहीं होती थी। अभी घर में 4 मेहमान आ जाएं तो हाय तौबा मच जाता है। सब चीज के पीछे कुछ कारण होता है। और अभी जितनी बात कामिनी जैन जी ने करी, बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, आखिर सब लोग इतना डिप्रेशन में जा क्यों रहे हैं? इतनी कंपटीशन की भावनाएं क्यों आ रही है? इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है, वो है हमारा अज्ञान। अभी जैसे जैसे आप आगे सुनते जाएंगे, आपको समझ में आते जाएगा कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। और जो हमारा ध्यान कराने का जो एक कारण है, उसके पीछे बस यही है, इस अज्ञान को दूर करने का। मित्रों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति शराब पीने के लिए मधुशाला में गया। उसको कुछ काम था तो उसने सोचा था कि मैं घर आज जल्दी आ जाऊंगा, 8 बजे तक आ जाऊंगा। शराब पिया, पीते गया, कुछ ध्यान नहीं रहा और रात घड़ी उठा के ऐसे देखता है तो रात के 2 बज जाते हैं। फिर सोचता है अब मैं बहुत लेट हो गया हूँ, क्या करूं? तो एक शॉर्टकट रास्ता उसको ध्यान था घर जाने का, उस रास्ते से जाता है तो रास्ते में बहुत सारे कांटे रहते हैं, उसमें गिर जाता है। पूरा चेहरा उसका खून से लथपथ हो जाता है। फिर घर जाता है, एक चाबी उसके पास रहती है, ताला खोलता है। आधी घंटे में वो ताला खुलता है। नशे में था। फिर वो जाता है अपने बाथरूम में, चेहरा देखता है तो पूरा खून से लथपथ था, तो पूरा बैंडेज वगैरह लगाता है, फिर आके सो जाता है। फिर उसकी पत्नी उसको सुबह 9 बजे जगाती है, पानी डालती है उसके ऊपर और बोलती है तुमने कल शराब पिया था? तो बोलता है नहीं नहीं, मैंने तो जिस दिन तुम्हारी कसम खाया था उस दिन से शराब छोड़ दिया। तो उसको उठाती है और बाथरूम में ले जाती है। अब देखती है, दिखाता है उसको, चेहरा देखता है वो बाथरूम में, तो देखता है पूरे कांच में बैंडेज लगे रहते हैं। उसके चेहरे पे कुछ नहीं लगा रहता, पूरे कांच में लगे रहते हैं। नशे में था, घाव कहीं और हुआ था, इलाज कहीं और कर रहा है। यही प्रॉब्लम हम सबके साथ आज संसार में है। हमको हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा। सॉल्यूशन कहीं और है और हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। आज आप देखिए कैसा समय आ गया है। सारी बीमारियों को दूर करने के लिए हमको बस एक ही इलाज दिखता है, मेडिसिन। जबकि आप आगे जैसे जैसे जाएंगे आपको पता लगेगा हर एक बीमारी के पीछे हमारे भाव छुपे हुए थे,
हमने वैसे भाव किए थे, उस कारण से वैसी बीमारी हमको शरीर में पनपी थी। आप देखे होंगे कर्म को भोगने का बस एक ही जरिया है, शरीर के थ्रू, और वही शरीर हमारा नाश होते जा रहा है। वो शरीर ही प्रदर्शित करता है कि हम भावों से कितने दूषित हो रहे हैं, पर हमको उनका इम्पोर्टेंस नहीं आता ज्यादा, क्योंकि वो दिखते नहीं है। हमको ये लगता है तो हमारे अंदर चल रहे हैं, दूसरे को क्या पता। मित्रों, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे सामने। आज हमारी ऊर्जाएं पूरी बाहर की ओर बहती जा रही है, और ध्यान एक माध्यम है उन्हीं ऊर्जाओं को समेटते हुए अपने भीतर में ले जाने का। ऊर्जाएं सबके पास है, आपको थोड़ी देर में महसूस भी हो जाएगा आपके पास कितनी ऊर्जा है, बस हम उसको राह अलग दे रहे हैं। सारे सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, सारी ऊर्जाएं हमारे पास हैं, हम पूरे सामर्थ्यवान हैं। सब कुछ होते हुए भी हमको ऐसा लगता है हम तो कुछ नहीं। जिन पदार्थों के पीछे हम इतना जा रहे हैं, वो पदार्थ एक दिन मृत्यु के समय अपने आप छूट जाएंगे। पहले के जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, वो भी पूरा राज कार्य सब करते थे, पूरा राज संभालते थे, पर एक समय ऐसा आता था जब उनको लगता था अब हमारी जवाबदारी पूरी हो गई है, तो अपने जो भी उनके उत्तरदायित्व रहते थे वो पूरा निभा के अपने पुत्रों को राजपाट सौंप के चले जाते थे। अंदर यही भाव रहते थे, चीजें हमको छोड़े उससे पहले ही हम चीजों को छोड़ दे। मतलब अंदर इतनी अनासक्ति के भाव रहते थे, और आज कितनी आसक्ति बढ़ गई है। जरा सी हमारी सपोज कोई एक अंगूठी घूम गई सोने की, सपोज बहुत महंगी थी, तो हो सकता है हम रात को सपने में एकदम बेचैन होके उठ जाए, हमको लग रहा है कि अब वो अलमारी में ही है, खोल के देख लेंगे। पर स्वयं के लिए कितनी चिंता है। कभी हमको लगता है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम जीवन कैसे जी रहे हैं, जबकि चारों गतियों में सबसे श्रेष्ठ मानव भाव ही है। क्या हमको लगता है कभी कितनी मेहनत के बाद ये मानव तन मिला है, हमने कितना पुरुषार्थ किया है, कितनी पुण्याई कमाए हैं, तब ये मानव तन मिला है। क्या हमारे भीतर भी एक प्यास जगती है कि जैसा ज्ञान महावीर भगवान को हुआ था, केवल ज्ञान, 3 लोग को जानते थे एक समय में, ऐसा ज्ञान हम में भी है, हम भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। पर जब तक हमको खुद का इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, तब तक हम ध्यान कर ले चाहे कुछ भी कर ले, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले तो खुद का इंपॉर्टेंस आना चाहिए, खुद के बारे में जानना बहुत जरूरी है, खुद की क्या क्वालिटीज हैं, खुद में क्या क्षमताएं हैं। अब बच्चों को भी जब उनकी क्षमता पता होती है, तभी वो उस हिसाब से आगे चलते हैं और सक्सेस हो पाते हैं। व्यापार में व्यापारी को भी अपनी क्षमता पता होती है, मैं कितनी लागत लगा सकता हूँ, आगे कितनी रिस्क ले सकता हूँ। अगर बिना क्षमता के काम करेगा तो सक्सेस होना बहुत मुश्किल का काम है। अब आते हैं भावों पर, कि भावों में क्या होना चाहिए। आपको हो सकता है 2 जन की क्रिया ऊपर से एकदम सेम दिखे, पर अंदर के भावों में बहुत फर्क हो सकता है। अब भावों का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार 2 राजा युद्ध कर रहे थे, बहुत बड़ी सेना थी उसकी, और पहले के जमाने में युद्ध भी बहुत लंबे होते थे, सालों सालों चलते थे। तो युद्ध बहुत समय से चल रहा था। फिर एक समय ऐसा आया कि एक राजा दूसरे राजा के ऊपर तलवार लेके चढ़ गया। दूसरा राजा लेटा हुआ था, उसके ऊपर ऐसे तलवार ले गया। अब हुआ ये कि दूसरा जो राजा लेटा हुआ था, उसने उस राजा के ऊपर थूक दिया। तब उसने अपनी तलवार फेंक दिया और बोला अब ये युद्ध आज नहीं होगा, ये युद्ध कल होगा। और पहले ये युद्ध होते थे वो प्रामाणिकता से होते थे। जब शंख, सूर्योदय के बाद जब शंख बजता था तब चालू होता था, और सूर्यास्त के समय कैसी भी पोजीशन में युद्ध रहे वो अपने आप समाप्त हो जाता था। तो दूसरा राजा जिसने थूका था वो बोलता है, अरे अपन इसी क्षण की तो प्रतीक्षा कर रहे थे, जब ये मौका मिलेगा तो दूसरे राजा को मार देंगे और जीत लेंगे राज्य को। तो बोलता है ये बात तो सही है, पर जब मैंने तुम्हारे ऊपर तलवार रखी तो तुमने मेरे ऊपर थूका,
तो बोले हाँ, पर जब तुमने मेरे ऊपर थूका तो मेरे को क्रोध आ गया, और मैं ये युद्ध क्रोध के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं ये युद्ध अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कर रहा हूं। देखिए भाव उसके, देखिए सोच उसकी। और आज जब हमको क्रोध आता है, जब हमको अहम आता है, तो हम खुश होते हैं, क्योंकि ज्ञान का बहुत जो लेवल है वो बहुत फर्क है उसमें। भगवान महावीर स्वामी कितने कष्ट आए, पर कहीं वो दुखी हुए क्या? आज देखो हमारे सामने थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत हो जाए तो हम क्या चाहते हैं? परिस्थितियां चेंज हो जाए, क्योंकि हम परिस्थिति से अपने आप को सुखी दुखी कर लेते हैं, जबकि सुख और दुख का स्रोत हमारे भीतर में है। कैसे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं कोई भी जीव में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी दूसरे जीव को सुखी या दुखी कर सके। वो सुखी या दुखी होगा तो अपनी सोच के द्वारा ही होगा, अपने ज्ञान के द्वारा ही होगा। इसीलिए जितनी भी परम चेतनाएं थी, उनको बाहर का वातावरण कभी आकर्षित नहीं कर पाता था अपनी ओर। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले उनको दुख देने की, पर वो कभी दुखी नहीं होते थे। पर अज्ञान के कारण आज हमारी हालत क्या हो गई? हमारा रिमोट किसी दूसरे व्यक्तियों के हाथों में चले गया है, हमारा रिमोट परिस्थितियों के हाथों में चले गया है। किसी ने 4 शब्द बोला तो फट से क्रोध आ जाता है। उसका भी कारण यही है, हमारा अज्ञान। हम ये कभी परवाह नहीं करते कि अगर इस क्षण क्रोध कर लिए तो आगे क्या गति मिलेगी, कहाँ जाएंगे, हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है, हमको किस दिशा में जाना है, इसकी परवाह ही नहीं करते। उसका भी कारण अज्ञान है, क्योंकि अभी पता ही नहीं भीतर में क्या चीजें हैं। एक बार एक व्यक्ति की पैर की हड्डी टूट गई थी। उसने सिर्फ 1.25 घंटे ध्यान किया। उसने बस यही सोचा था उस समय कि जब मैं गर्भ में था तो कौन मेरे साथ था। मैं अपने आप ही, मेरा पूरा शरीर बना, सारी इंद्रियां बनी, तो मतलब कहीं ना कहीं शरीर में, मतलब मेरे में ही ऐसी ताकत है जिससे शरीर ठीक हो सकता है। वो 1.5 घंटा ध्यान में बैठा और पैर की हड्डी ठीक हो गई। अभी भी संसार में है वो व्यक्ति। मित्रों, क्या हम हमारे भीतर भी प्यास जगाने की कभी कोशिश करेंगे? हम ज्योतिषों के पास चले जाते हैं कल के बारे में जानने के लिए, जबकि वो ज्ञान हमारे पास, खुद के पास मौजूद है, पर हमको पता ही नहीं है और उस ज्ञान को पाने की चेष्टा भी नहीं है। दोनों चीज की बहुत जरूरत है, एक तो नॉलेज और उसको पाने के लिए प्यास। और नॉलेज और प्यास में भी प्यास ज्यादा जरूरी है, प्यास ज्यादा जरूरी है। अगर प्यास होगी तो नॉलेज भी आपको मिल जाएगा। प्रकृति आप जो चाहोगे उसका कई गुना आपको देगी, बस चाह आपके ऊपर है। अगर आप क्रोध करना चाहते हो तो प्रकृति आपको भविष्य में ऐसे मोड़ पर ला देगी जहां आप खूब क्रोध कर सकते हो। आपको सर्प का भाव मिल जाएगा, आप करो जितना क्रोध आपकी करने की इच्छा है। अगर आपको धन से बहुत आकर्षण है तो प्रकृति हो सकता है आपको सांप का भाव दे दे, बिल के अंदर हीरे मोती हो, अब रहो उसके साथ। पर क्या हम ये जीवन चाहते हैं? आज तिर्यंश गति के जीव को देखो, उनको देख के क्या लगता है? मित्रों, उनको अगर कोई समझाना भी चाहे तो उतनी चेतना उनकी जागृत नहीं है कि वो समझ जाए। पर हमको मनुष्य का भाव मिला है, बहुत कीमती भाव मिला है, बहुत पुण्याई से मिला है। मतलब मैं आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता आपने इस भाव को पाने के लिए कितना पुरुषार्थ किया है, आपके भाव कितने उच्च श्रेणी के थे। और उसमें भी आप 5 इंद्रिय मिली है, सब चीज से सामर्थ हो, सब चीज से आपकी प्रज्ञा भी जबरदस्त है, आप सब सोच सकते हो, समझ सकते हो। मेरे लिए मैं बस यही चाहूंगा कि एक प्यास जगाओ अपने अंदर। एक बार सोच के देखो कि यहाँ से हमको जाना है तो कहाँ जाना है, कि हम संतुष्ट हैं अगर तिर्यंश का भाव मिल गया, नरक का भाव मिल गया, क्या हम संतुष्ट है उस चीज से? एक बार इसके लिए बहुत गहरे चिंतन की जरूरत है। जब तक हमारे अंदर जागृति पैदा नहीं होगी, जब तक प्यास भी नहीं होगी।
एक से एक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने संसार को त्याग कर संयम अंगीकार किया है, संसार को त्याग कर अपने आत्म साधना में लगे हैं। वो ऐसे ही नहीं थे, कोई साधारण ही नहीं थे। हम क्या कर रहे हैं, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, हमको संसार इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण है क्योंकि हमको भीतर अभी सुख नजर ही नहीं आ रहा है। हमको लगता ही नहीं है कि भीतर में इतना सुख होगा। जैसे मान लो दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी को हमने नहीं देखा है, पर हमारे माता पिता बताते हैं बेटा ये तुम्हारे पूर्वज थे, या कोई प्रॉपर्टी हमारे माता पिता ने लेके रखी है, तब वो बताते बेटा ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी बैंक है, ये हमारा काम कर रहा है, ये हमारा ऑफिस है। वैसे ही, और हम उन पर विश्वास करते हैं, तभी हमको लगता है हाँ वाकई में ये है, ऐसे ये हमारी चीजें हैं। तो वैसे ही जो महापुरुष हुए हैं वो बताते हैं कि तुम्हारे अंदर अनंत सुख है, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। तुम में अगर प्यास जग गई और पुरुषार्थ हो गया तुम्हारा, तो एक पल में ही सब अज्ञान के जो पंखुड़ी है उसको पूरा मिटा सकते हो। इतना सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर। बस जरूरत है तो उस भीतर की ओर झांकने की, नहीं तो हमेशा अंधेरे में ही रहेंगे, अंधेरे में ही जिएंगे। फिर कभी दुखी मत होना अगर त्रियंज का भाव भी मिल गया या परिस्थितियां कैसी भी मिल गई, दुख मत होना, क्योंकि उसके कारण हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। किसी दूसरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमको कोई दुख दे सके, कोई तकलीफ दे सके। मित्रों, अब ऊर्जा शक्ति का खेल जानते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो उस समय भी ऊर्जा लगती है। बस होता यह है कि ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वह भी क्रोध में हो रहा है, और जब सही ज्ञान आता है, सब चीजें पता लगती है, तो ऊर्जा उस दिशा में ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाती है। आप ऊपर उठना चालू हो जाते हो। सपोज आपके कोई प्रियजन शरीर छोड़ के गए, आपको उनसे बहुत लगाव था, उनका आपके ऊपर बहुत उपकार था, तो आप कर क्या लोगे उनके लिए, ये बताओ। शरीर छोड़ गए उसके बाद, क्योंकि आपको तो नॉलेज ही नहीं है वो कहाँ गए हैं, उनके क्या हाल है, वो किस रूप में होंगे, अभी उनको क्या तकलीफें होगी, नहीं पता है आपको कुछ, और कोई ज्योतिषी भी नहीं बता पाएगा आपको। पर आपका ज्ञान आपको सब बता देगा, आप सब मदद कर पाओगे उनके लिए। फिर आपको पछतावा नहीं होगा कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। आप पूरी सृष्टि के लिए कर पाओगे अगर वो ज्ञान हो गया तो आपके लिए। एक ज्ञान अगर उपलब्ध हो गया आपके लिए, तो आप पूरी सृष्टि के लिए क्या नहीं कर पाओगे वो आप अभी नहीं सोच सकते। इतने आनंद में जियोगे उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनुभव की चीज है, अभिव्यक्ति की नहीं। मैं आपको कितना भी उस आनंद के बारे में बताऊं, कितने भी शब्दों में उसका वर्णन कर दूं, दिन और रात अगर वर्णन करता रहूं, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। वो आपको ही टेस्ट करना पड़ेगा। अब जो मैं आपको बोल रहा था, ज्ञान, हमारी कुछ ऐसी मान्यताएं बन गई है अंदर में, उसके कारण ये सब तकलीफें उठ रही है। इतना जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतना जो चीजों के प्रति आसक्ति हो रही है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं, जो गलत धारणाएं बन गई हैं, जिनको जैन धर्म में मिथ्यात्व भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक कुंवारी कन्या है, उसकी सगाई हो गई, लड़के ने अंगूठी पहनाया। अब देखिए एक पल में मान्यताएं कितनी चेंज हो गई। बस जैसे ही अंगूठी पहनाया, अब उसको लगने लगा ये अपना है, सारे संबंध अपने आप जुड़ गए। अब मान लो कुछ कारणवश शादी से पहले वो संबंध टूट गया, तो एक सेकंड में सारा का सारा जो रिलेशन बनाई थी उसने कि ये मेरे पति है, ये मेरी सास है, सब अपने आप अंदर में टूट जाएंगे, कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मतलब अज्ञान दशा से ज्ञान दशा में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी मान्यताओं को ठीक करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? सत्य का जब हमको प्रकाश मिलने लगेगा। वो कैसे होगा? जब हम अपने भीतर में झांकने लगेंगे। और वो कैसे होगा? ध्यान उसका एक माध्यम। और ध्यान कोई नई चीज नहीं है, ये तो हर व्यक्ति करता है, कुछ नया नहीं है इसमें। आप अगर खाना भी बना रहे हो तो भी आप ध्यान करते हो। उस समय आप सोचते हो इसमें इतना नमक डालना है, कहीं सब्जी में ज्यादा खारापन मत हो जाए, बराबर नमक डालना चाहिए, कितने लोग जी में हैं उसके हिसाब से आप
रसोई बनाओगे, सब चीज करोगे, तो वो कैसे हुआ? ध्यान से हुआ। अगर आप गाड़ी में चल रहे हो तो आप एकदम ध्यान पूर्वक उसको चलाओगे, आपको लगेगा कहीं कोई एक्सीडेंट मत हो जाए, तो वो ध्यान ही है। बस वैसे, क्योंकि आपको उस चीज का ज्ञान है तो आप उसमें ध्यान लगाए हो। एक व्यापारी भी बिजनेस करता है तो सारी चीजें सोचता है, तो ध्यान देता है उस पर, तभी वो आगे बढ़ता है। वैसे ही एक भीतर जगत की यात्रा भी है, संसार से बिल्कुल अलग, पर संसार में रहते हुए कर सकते हो आप उसको। उसके लिए बस सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं वो अपने बारे में जानने की जरूरत है, अपने को पहचानने की जरूरत है। और कहते हैं जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने सब कुछ जान लिया पर अपने आप को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। सोचो, मतलब मान्यताओं का कितना बड़ा खेल है। आज जो परिस्थितियां बाहर निर्मित हो रही है, आप जब ध्यान करोगे, जब अपने बारे में जानोगे, तब आपको समझ में आएगा इसका रीजन कोई और नहीं, इसके रीजन हम खुद हैं। आपको अगर पैर में दर्द होता है तो आप जब ध्यान करोगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं ही किसी के मार्ग में विघ्न बना था, क्योंकि पैर देखिए आगे बढ़ने के सहायक होते हैं, तो मैं ही किसी के मार्ग में विघ्न बना था, इसीलिए ये दर्द मेरे अंदर आया है। कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन को कोसते हैं कि जीवन ऐसा मिल गया, जीवन वैसा मिल गया, जीवन बहुत खराब मिला है, उसके कारण धीरे धीरे शरीर में दर्द पनपने लगते हैं। आप एक ट्राई करके देखना, किसी को अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसका एक सिंपल सा कारण होता है कि वो अपने जीवन से खुश नहीं है। मतलब एक खुश मतलब ऐसा बाहरी खुश नहीं, भीतर से खुश अगर जो रहेगा उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहेगा, उसको ये तकलीफें ही नहीं होगी। धीरे धीरे जैसे आप ध्यान करोगे, जैसे जैसे आपको ज्ञान होगा, वैसे वैसे आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। पर सबसे इसमें ज्यादा जरूरी जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, हमारी प्यास। और वो प्यास भी कब जगेगी? जब हमारा भीतर हमको कचोटेगा कि नहीं, अभी वो ज्ञान नहीं है तो हम अंधकार में हैं, हम सूरदास जैसे जीवन जी रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता कि हमारी मौत के बाद क्या होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है, उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है, लाने वाला है, खाना खिलाने वाला है, सब चीज है, उसने कभी बाहर देखा ही नहीं, बाहर की चकाचौंध देखा ही नहीं, बस उस अंधकार में जिए जा रहा है, पर वो बहुत खुश है। उसको कभी तड़प ही नहीं उठती कि मेरे को कभी सूरज दिखे, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैं देख भी सकता हूँ। पर सब सुविधाएं मिल गई है, सब सुविधाएं जो मिली उसमें वो खुश हो गया। तो वैसे ही हालत हमारी हो गई है आज। हमको भी संसार के सब सुख मिलते जा रहे हैं, धन दौलत मान सम्मान, पर ये कितने दिन तक हमारे साथ रहेगी? क्योंकि जो चीज संयोग से प्राप्त होती है उसका वियोग तय है, ये संसार का एक नियम है, और नियम को तो हमको मानना ही पड़ेगा। संसार के नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता है, तो अटल सत्य है। आप किसी के भी साथ देख लीजिए, आज तक कोई ऐसे प्राणी नहीं हुआ है कि जिसको संयोग की चीज प्राप्त हुई, संयोग से कोई चीज प्राप्त हुई होगी और उसके साथ सदा सदा के लिए वो चीज साथ में है। ऐसा एक भी प्राणी नहीं हुआ है, एक भी महापुरुष नहीं हुआ है। खैर महापुरुष की बात ही क्या करूं, वो तो पहले से ही इन चीजों को जानते थे। इतनी बातें मेरे को लगता है सफिशिएंट है आपके अंदर एक प्यास जगाने के लिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी ही है। आप ही को अंदर से लगना चाहिए कि कहीं ना कोई कुछ अधूरापन है। जब तक आपको संसार के चकाचौंध से बाहर नहीं निकलोगे और आपको लगेगा नहीं कि आपके अंदर कुछ अधूरापन है, आपके अंदर वो प्यास भी नहीं जगेगी। और ऐसा ही ये चक्र चलता जाएगा, जन्मों जन्मों से चल रहा है और आगे भी जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा। अब हम आपको आपकी ऊर्जा को रियलाइज करवाते हैं कि आपके अंदर ऊर्जा है या नहीं है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। 2 मिनट आपको ध्यान में बैठना है, आंखें बंद करके शांति से। पहले सुन लीजिए, एक सुख आसन में या जैसा भी आप बैठना चाहें आप बैठ जाइए 2 मिनट के लिए, और हाथ को थोड़ा सा गैप करके, आपको दिख रहा होगा, ऐसे करके रखिए। बिल्कुल तनाव में नहीं, एकदम आराम से रखिए आप लोग सब। और आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर वो हाथ अपने आप जुड़ने लगेंगे। एक ऐसी ऊर्जा लगेगी कि वो हाथ अपने आप चिपक रहे हैं। देखिए आप ट्राई करके।
जिनके हाथ जुड़ गए हैं वो नीचे कर सकते हैं। बच्चों के बहुत फास्ट जुड़ेंगे। आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लगेगा कि मैग्नेट में जैसे चीजें चिपकती है वैसे ही दोनों हाथ अपने आप जुड़ रहे हैं। हाथ को ध्यान की मुद्रा में नहीं रखना है, हाथ को सीधा रखना है बस। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। ये एक आपको शक्ति से परिचय कराना था। आपके अंदर ऐसी शक्ति है, एक ऐसा आकर्षण है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसको आप जैसी दिशा देना चाहो वैसी दे सकते हो। आप चाहो, अगर आप बाहर के जीवन से संतुष्ट हो तो उन दिशाओं में अपनी ऊर्जा को लगाओ, और आपको लगता है कि हमें इतना सामर्थ्य है, हमारे भीतर सारी चीजें मौजूद हैं, तो उस और आप अपनी ऊर्जा को लगाओ। धन्यवाद मित्रों। आशा करता हूं कि आपके अंदर एक प्यास जगे। ऊपर वाले से यही विनती करता हूं, सबको सत्य का बोध हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सब जीव सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल भैया। आपकी बातों से सभी में नई उमंग, नई उल्लास का संचार हुआ। ध्यान से कैसे बड़ी से बड़ी मुश्किलें टल सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है पालीवाल जी। कैंसर जैसी बीमारी में जिन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, जिस बीमारी का नाम सुनते ही लोग हताश हो जाते हैं, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी में भी उन्होंने अपना लाइफ ग्राफ हमेशा अप ही रखा। चलिए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। श्री गौरव जी पालीवाल, कनाडा। वे आए और अपनी बात हम सब तक पहुंचाए। नमस्कार दोस्तों, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस सेशन में मेरे को इंक्लूड करने के लिए। एंड आई थिंक ये जो एक ग्रुप बनता है उसकी जो ऊर्जा होती है, जैसे अभी शीतल जी बता रहे थे, तो वो और उसका गुणा बढ़ जाता है, वो कई गुणा हो जाती है। आप एक अकेला कोई प्रयास कर रहे हैं और जहाँ पूरा ग्रुप ऐसा जुड़ जाता है, तो आज इतने सब लोगों को एक साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस कह लीजिए एंड दोनों तरह से मेडिटेशन और हेल्थ से रिलेटेड आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है ये आपके जीवन में भी एक नया प्रकाश ला पाएगी। इसमें कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो मेरी सोच है वो उस तरह से है, मे बी बिकॉज प्रोफेशनली आई एम एन इंजीनियर, तो शायद सबसे पहला मेरा सवाल आता था वाई वाई वाई, क्यों, कैसे, मतलब इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो वो पूरा मेरा पिछला 1-1.5 साल उसमें गया। सो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। एंड उम्मीद है एक सेकंड में बस शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो आपने ध्यान के बारे में सुना। एंड ध्यान एक ऐसी चीज है, इतनी अद्भुत चीज है कि जिसके बारे में घंटों, दिनों, महीनों भी बोला जाए तो कम है, जो हर कोई कर सकता है, जिसकी क्षमता हर प्राणी में है। इसका कोई एज से लेना देना नहीं है। एंड जो आज हम एटलीस्ट जो मेरा प्रयास होगा वो मैसेज ये कन्वे करना है कि मेडिटेशन हम क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों, मतलब व्हाई शुड आई बी डूइंग, तो होता है ना कि भाई अभी मेरे को क्या जरूरत है, और अभी ही क्यों, मतलब आज क्यों, या कल क्यों नहीं, या अगले साल क्यों नहीं, ये कब शुरू करना चाहिए। तो ये आप मेरी कहानी में 3 चीज इन अ वे आप देखेंगे। सो हम अगर शुरू से करें, सो लास्ट ईयर सितंबर के करीब
pretty much भी 1 साल के थोड़ा ऊपर, बट मेरा हुआ है जिसमें मेरे को स्टेज 3 कैंसर डिटेक्ट हुआ था। एंड वो जो है वो अचानक ही, मतलब आपको जब ये खबर मिलती है, आप इसके लिए ना तो सोचा होता है कि ऐसा होगा, क्योंकि हर कोई सोचता है मैं स्वस्थ हूँ, राइट। आपको लोग कहते भी हैं आप फिट हो, आप दिखने में फिट लगते हो बाहर से, लेकिन अंदर क्या चल रहा है आपको जनरली स्पीकिंग कहते हैं ना, जैसे कि हमको ये कुछ आइडिया नहीं होता कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। अगर मैं इसको शुरू से शुरू करूं तो 1992 में, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं, तो वहां पर एक नेचुरोपैथ योगा केंद्र है जहां मैंने योगा एंड क्रियाज वगैरह शुरू किए। जल नीति, सूत्र नीति, कुंजल, सारी चीजें। जो मेरा सबसे खास रह गया था, लेकिन मेरे दिमाग में शुरू से था, कि प्राणायाम, जो कि महर्षि जी की बात मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था ये रामबाण है, बट वो चीज मेरी रह गई थी। एंड धीरे धीरे फिर आप यूनिवर्सिटी के बाद जॉब में आते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजें छूट गई। फिर 2018 में कनाडा से मैं जब इंडिया आया हुआ था, तो मेरा मौका लगा कोयम्बटूर जाने का, जहाँ ईशा सेंटर, सदगुरु का सेंटर है। एंड वहां पर मैंने ध्यान 1 घंटे का उनका सेशन होता है, तो वो मैंने सीखा। तो खुशी थी कि चलो हमने सीखा है, लेकिन वो ज्यादा दिन अगेन नहीं चला, वो भी छूट गया, क्योंकि 1 घंटा खाली आप जाओ कर लो वो इनफ नहीं था मेरे लिए। उसके बाद फिर मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली फरवरी में, और मैं इंडिया वापस गया खाली इसी के लिए। एंड प्राणायाम और ध्यान, ये दोनों को मैं एक साथ रखता हूँ। 5 मिनट प्राणायाम और उसके बाद मेडिटेशन, जितनी देर भी आप ध्यान लगाएं, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट। तो इसको मैंने वहाँ किया। उस समय जो कोर्स था उसको इनर इंजीनियरिंग कहते हैं, लेकिन उसका मकसद वगैरह सब सेम है, और उसमें भी प्राणायाम और मेडिटेशन है। तो वो करके जब मैं आया तो फरवरी 20 जो मेरा था वहाँ से 19 से शुरू हुआ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैं इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ कि इससे पहले मेरा मेडिकल इश्यू डिटेक्ट हुआ, मैंने ये ध्यान सीख लिया था। सो ये बहुत बड़ी बात थी। एंड उसके बाद हम उस चीज में आएंगे कि कैसे मेरे सवाल और बढ़ते गए, एंड उसका जवाब जो आसानी से नहीं मिलता, उसमें समय लगता है। तो एक चीज यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बिकॉज बातें तो हम कर लेते हैं, लेकिन लेट मी शेयर यू सम मेडिकल, कहते हैं ना कि फैक्ट्स। तो ये था जो सबसे पहला था मेरा फरवरी में करने के बाद। मैंने कहा ये मैं कैसे मानूं कि मेडिटेशन से फायदा होता है, हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो मैं ब्लड प्रेशर को अपना मॉनिटर कर रहा था, या फैमिली डॉक्टर के जाते हैं, अदरवाइज भी, एंड ब्लड टेस्ट से कोलेस्ट्रॉल। मैंने कहा ये 2 चीज हैं जो मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। और इसमें एक चीज और उन्होंने कही थी कि इससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अब लंग कैपेसिटी मेजर करना इतना आसान नहीं है, तो उसके टेस्ट इज नॉट इजी। तो ये मैंने शुरू किया। विद इन 3 मंथ्स मैंने देखा कि जो मेरा ब्लड प्रेशर 130 से और उससे ऊपर रह रहा था, वो 115-20 के करीब आ गया। विद इन 3 मंथ्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे नीचे, और कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे नीचे आ रहा था। सो ये मेरे लिए काफी था एक फेथ, एक कहते हैं ना विश्वास जगाने के लिए कि नहीं, ये चीज वाकई में काम करती है। अब क्योंकि दिमाग ने ये मान लिया कि हाँ ये काम करती है, उसको मेंटेन करना मेरे लिए आसान था। वरना सबसे पहली चीज यही आती है, सुबह उठना है, करना है, आलस है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी काम, कभी कुछ, आप बहाने ढूंढ, मतलब शरीर जो है वो बहाने ढूंढ लेता है। सो इसने मेरे को वो शक्ति दी कि नहीं, ये अच्छी चीज है और ये मुझे करनी चाहिए। अब ये 4-5 महीने चला बिफोर सितंबर में, जब मेरा डायग्नोस हुआ। डायग्नोस होने के बाद ऑब्वियसली उसके अपने प्रोसेस चालू होता है। जैसा आप काफी लोग जानते होंगे, इसमें रेडिएशन होता है, इसमें सर्जरी, कीमो, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को शुरू में ही मिला कि जैसे ही ये न्यूज आती है, कई बार लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, बट 2-3 दिन मेरे को जरूर लगे। मेरे को ये नहीं कहूंगा कि मेरे को कुछ भी असर नहीं हुआ, बट लेस देन अ वीक मैं पूरे कंट्रोल में था कि आई वाज पिकिंग अप माय डॉक्टर्स, आई वाज पिकिंग अप माय स्पेशलिस्ट, क्या करना है, कैसे करना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड उसके बाद जब आप पूरे कंट्रोल में हो तो आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में रहती है। देन इन बिटवीन, अगर इसी को हम कंटिन्यू करें ब्लड प्रेशर वाले को, तो सर्जरी के आसपास जो है वो मेरा छूट गया था, बिकॉज उस समय आप ये सब चीजें
नहीं कर पाते, महीना 2 महीना काफी छूटा था। एंड इन बिटवीन सर्जरी मैंने देखा कि ये मेरा ब्लड प्रेशर जो है 140-50 पहुंचने वाला है, मतलब 147 वाज रियली शॉकिंग, जिसको कहते हैं ना, मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो ये हॉस्पिटल में ही था जब हुआ, तो सुबह 5:30 की बात है ये। एंड 5:30 बजे होने पे जब हुआ तो मैंने कहा नहीं, ये मैं एक्सेप्ट, ये मैं नहीं मानूंगा, ये हद से बाहर है। एंड उसी समय अपने हॉस्पिटल के बेड पे ही मैं ध्यान में बैठ गया। 5:30 से 6:30 मैंने वापस ध्यान किया, क्योंकि छूटा हुआ था काफी टाइम से। एंड मैंने नर्स को वापस बुलाया, मैंने कहा आप मेरा ब्लड प्रेशर वापस लीजिए। तो उनके लिए छोटी सी चीज होती है कि आप इतने से काम के लिए बुला रहे हो, मैंने कहा आप आ जाएं जब भी आपके पास 5 मिनट हो। सो एनीवे 1 घंटे में वो आए, उन्होंने दोबारा ब्लड प्रेशर लिया, और जो 147 5:30 था, सुबह 6:30 बजे वो 124 पे आ गया था। मतलब कहते हैं ना, एक वर्टिकल ड्रॉप था। फिर मुझे लगा कि हो सकता है वापस चला जाए 1-2 घंटे में, तो मेरे को बार बार ध्यान करना पड़ेगा। तो मैं उसको, क्योंकि दिन में वो लोग 4 बार लेते हैं तो काफी आसान होता है इसको मॉनिटर करना। एंड उसके बाद वो ऊपर नहीं गया। एंड इट मेंटेन जो अपना जो पहले आ चुका था वो लेवल 120, 15, 20 के आसपास वाला। सो ऐसा नहीं है कि आपने ध्यान किया कुछ टाइम के लिए, अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो वापस 0 से शुरू करना होगा। ये बॉडी को वापस अपनी जो एक, कहते हैं ना कि अच्छी स्टेट में लाने के लिए इट इज सो पावरफुल। ये मेरे लिए भी एक आई ओपनर था, कहते हैं ना कि एक अच्छा एक्सपीरियंस, सुखद एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लंग कैपेसिटी की, आजकल कोरोना में मतलब इसके बारे में हर कोई चिंतित है, हर कोई सोचता है। तो जितनी आपकी कैपेसिटी लंग की अच्छी होगी, दैट मींस हेल्थ वाइज भी आपके लिए उतना अच्छा है ना। इसके टेस्ट आसान नहीं होते हैं, तो इसमें एक सीटी स्कैन होता है, और इसका एक बहुत ही स्पेशल अलग से इक्विपमेंट होता है, जिसमें आपको ले जाके काइंड ऑफ सील्ड चैम्बर होता है जिसमें ये सब होता है। तो एनीवे जब सीटी की ये रिपोर्ट आई लास्ट वाली, तो उसमें ये जो है कंपेयर टू लास्ट ईयर था, तो ये 1.5 महीने पहले की बात है, और उससे 1 साल पहले, तो सितंबर से अब में। तो बाकी जो रिपोर्ट थी वो क्लियर थी, वो तो इंटरेस्टिंग मेरे लिए था ही था, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था जब मैंने ये देखा कि लंग वॉल्यूम्स आर लार्जर टुडे। क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा, मेरा ध्यान में विश्वास है, लेकिन एक डाटा, एक प्रूफ आता है तो आपको और विश्वास हो जाता है। सो इसको देख के मुझे इतनी खुशी हुई, जैसे बच्चे को टॉय मिल जाता है ना, एक खिलौना उस टाइप का, तो वो था, क्योंकि ये आसान नहीं था मेजर करना ना। ये जो चीज है इसका कोई ऐसा नहीं है डायरेक्ट कैंसर से लेना देना हो या किसी, ये आपको डे टू डे इम्यूनिटी सिस्टम में चाहिए। लंग कैपेसिटी रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आप हेल्दी रहेंगे, डजंट मैटर आपको, मतलब ये वेट नहीं करना है कि कुछ बड़ी चीज हो तो हम उसका इलाज करें। मेरा ये मानना है कि सब हेल्दी रहें, इसलिए जितना जल्दी ये शुरू करते हैं आप उतना इंश्योर कर सकते हैं कि आप लाइफ लॉन्ग जो है वो हेल्दी रहेंगे। और उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, कहते हैं ना कि 0 मेंटेनेंस, आप खुश रहें और हेल्दी रहें। सो ये उसके लिए चीज आती है। नाउ ये जो है एक बात है, लेकिन उसके बाद एक आता है जिसको हम इम्यून सिस्टम में ही अगर बात करें, उसमें वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड जो है 4 फैक्टर्स आते हैं। उसमें एक न्यूट्रोफिल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, देन उसमें मीन प्लेटलेट वॉल्यूम या प्लेटलेट लेवल भी होते हैं, जो ये 4 ग्राफ आप देख रहे हैं। तो खाली इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप नीचे हर ग्राफ में देखेंगे, जो रेड वाले जो डॉट हैं, ये जो डायरेक्शन था जो मेरा जा रहा है, क्योंकि कीमोथेरेपी में होता यही है कि वो व्हाइट ब्लड सेल, मतलब उसका काम ही ये होता है कि जो भी फास्ट ग्रोइंग चीज है उसको किल करो। तो उस चक्कर में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी डैमेज हो जाता है। एंड अगर वो एक लेवल से नीचे आ जाता है तो फिर वो लोग उसके आगे आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उनको रुकना पड़ेगा। सो दैट वाज जो मेरी सिचुएशन थी कि अगर ये इसी तरह 2 साइकिल और चला तो मेरे लास्ट के 2 साइकिल होंगे ही नहीं। तो नो डाउट यहाँ पर मैंने नीम और हल्दी शुरू किया है, तो वो तो पक्की बात है। लेकिन मेडिटेशन और प्राणायाम, ये जो कॉम्बिनेशन या ध्यान बोल रहे हैं आप, ये क्या करता है कि आपके बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल, करोड़ों करोड़ों सेल्स जो है, हर छोटा छोटा सेल, उसकी कैपेसिटी बढ़ाता है ऑक्सीजन, जो अपन कहते हैं ना कि एब्जॉर्ब करने की, वाटर एब्जॉर्ब करने की, बेसिकली पूरी लाइफलाइन है वो। एंड उससे ये होता है कि आप कोई भी दवा लें, दवा नहीं हो, चलिए खाने की ही बात करें, कहते हैं ना कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन शरीर को नहीं लग रहा है, ये आपकी वो कैपेसिटी बढ़ाता है, जो भी चीज है उसका असर कैसे हो रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उसने उसको नीचे जाना रोक के वापस ऊपर लेना शुरू किया। सो इसके इतने अलग अलग मेडिकली एक तरह से प्रूफ कह लीजिए या मेरे खुद के संतुष्टि के लिए कह लीजिए, मैंने इसका इफेक्ट देखा है कि ये जो चीज है इसमें मतलब मोर देन 100% जो कहते हैं विश्वास वाली बात, लेकिन प्रूफ के साथ ना। यहाँ तक जो मेरी जर्नी थी
स्टार्टिंग फ्रॉम मिनरल इंजीनियरिंग एंड देन अभी का जो है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ था, उसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं खाली आपको एक रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत साइंस की बैकग्राउंड की जरूरत हो, लेकिन ये जो पूरा मेरा 1.25 साल निकला है, इसमें हर दिन मेरे 8 से 10 घंटे मेरी रिसर्च में ही गए कि ये जो चीज है कैसे काम करती है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, या किसका क्या असर होता है। तो उसमें क्वांटम फिजिक्स जो है, जिसमें आजकल बहुत रिसर्च हो रही है पिछले 20 सालों से, उससे पहले इस पे इतना जोर नहीं था। तो आपको खाली ये समझाने के लिए कि ध्यान कैसे काम करता है, ध्यान इतना मैजिकल क्यों है कि आप अगर बोलें कि ध्यान से कोई भी बीमारी जो है वो जड़ से जा सकती है या रिवर्स हो सकती है, या आपको इतने हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, तो इसका कारण ये है कि अगर आप सबसे छोटी चीज देखें, कोई भी चीज हो, कोई भी पदार्थ हो, कुछ भी हो, जैसे उसको हम एटम कह देते हैं, और एटम के अंदर हम कहते हैं एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें है, न्यूट्रॉन्स हैं जो मिडिल में है, और इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहा है गोल गोल। लेकिन अगर हम इस पूरे सेल को देखते हैं, इसमें 99.99% जो है वो वैक्यूम है, खाली है, एम्प्टीनेस है। और सेम अगर हम अंतरिक्ष में देखते हैं, वहां पर भी 99.99% जो है वो एम्प्टीनेस है, उसमें खाली है, वहां कुछ नहीं है। आप ग्रह भी कुछ भी ले लें, लेकिन उसके बाद भी ये जो एम्प्टीनेस, जो खाली जगह है, वो खाली नहीं है, वो पूरी एनर्जी से भरी हुई है, ऊर्जा से भरी हुई है। उसको जो है फ्रीक्वेंसी, वेव, अलग अलग नाम से आप कह लें, वो एक ही बात है, कन्वर्ट होती है एक से दूसरे में, लेकिन ये मान लें बस वो ऊर्जा है। ये ऊर्जा क्योंकि दिखती नहीं है, इसलिए इसका अब तक महत्व लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन आप ये देखें कि हमारे जो पूर्वज थे हजारों सालों से, उनको इस चीज का महत्व पता था, उनको इस चीज का रहस्य पता था। एंड खाली ये कहते हैं ना, भारतीय सभ्यता ही नहीं, इवन इजिप्शियन में जैसे बोले, उन लोगों को भी इसका पता था हजारों साल पहले। एंड कुछ हद तक हम देखें जैसे चाइनीज हैं, जो भी पुरानी ऐसी सभ्यता है, उन लोगों को इसका ज्ञान था। और जो नॉर्मल साइंस जिसको हम कह रहे हैं, एलोपैथी बोल रहे हैं, वो अब आ रहे हैं इस पे। सो ये जो चीज है ये बताती है अब इसके जो डिटेल्स, लेकिन अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में लें कि ये काम कैसे करती है, या हेल्थ में कैसे बेनिफिट हमको इससे कैसे लाभ मिलता है, तो जो हमारा या जो मस्तिष्क है, ये जो हम दिन भर काम कर रहे हैं उसको हम बीटा वेव कह देते हैं। तो वो एक हाई फ्रीक्वेंसी, जो आप मान लीजिए आपका ब्रेन काम कर रहा है। लेकिन जो आपकी जो असली आप है, मतलब कहते हैं ना कि भाई मैं हूं कौन, जो हमारा अस्तित्व, जो हमारा मैकेनिज्म जो काम कर रहा है मस्तिष्क का, वो आता है जिसको हम कॉन्शियस वाला ब्रेन कहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन। लेकिन कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वहां पर हमारा जो मस्तिष्क है, क्योंकि वो इतना ज्यादा एनालिटिकल है, इतना सोचता है, वो एक दीवार बना देता है। और जब तक आप नीचे के वेव फॉर्म्स में नहीं आएंगे, नीचे, और उसको जो है ध्यान में नहीं जाएंगे, तो तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो ये जो ध्यान है, ये मेडिटेशन आपको अलाउ करता है कि आपका ब्रेन वेव को स्लो डाउन करना, उसको धीरे करता है, और आप जो है धीरे धीरे जो है अल्फा, डेल्टा और थीटा लेवल में आते हैं, और जो बहुत ही अच्छे से ध्यान कर रहे हैं वो गामा तक में जा सकते हैं। यहाँ पर आपकी हीलिंग होती है। यहाँ पर आपका जो है, जैसे ही आप बीटा से अल्फा में आते हैं, आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। इससे आपकी बॉडी को अंदर, आप उम्मीद से ज्यादा आप देखेंगे जो है किसी भी तरह की, हमारा जो मस्तिष्क है उससे बढ़िया फार्मेसी कोई दुनिया में नहीं है। कोई ऐसा केमिकल नहीं है दुनिया में जो फिजिकली है, जो हमारा ब्रेन नहीं बना सकता है। इसलिए कोई भी दवाई, कोई भी आप सोचें, ये कर सकता है। अब हम ये देखें कि इसकी जरूरत पड़ती क्यों है। वो पड़ती इसलिए है क्योंकि हमारी नॉर्मल दिनचर्या में पूरा जो है हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं। मेरे खुद के इसमें जब ये हुआ, तो पहला सवाल जब जिनके थ्रू जा रहा था, हुआ कि आप ये पता करें कि ये बीमारी आपको क्यों हुई। मैंने कहा ये मैं कैसे पता कर सकता हूँ, उसका भी मैकेनिज्म है, उसके भी तरीके हैं। बट बात ये आती है कि देयर आर इतने सारे स्ट्रेस होते हैं। आप ट्रैफिक का स्ट्रेस लें, घर का लें, फैमिली में काम का, हमको पता नहीं पड़ता कि कब हम इसकी जकड़ में आ गए। और इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को पढ़ाई की स्ट्रेस होगी, फिर स्कूल की, फिर यूनिवर्सिटी की, फिर जॉब की। तो इसीलिए ये जो हमने कहा था कि मैं क्यों करूं या अभी क्यों, ये एज से इसका कोई लेना देना नहीं है। एंड इसमें बॉडी की केमिकल बनाती है, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं उसके दो मेन केमिकल आ जाते हैं, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल उसको कहते हैं। ये हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं,
और इनका सबसे नुकसानदायक चीज होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को लो कर देते हैं, हार्ट रेट बढ़ा देंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे। इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड, यानी कि आप अपनी सुरक्षा के मोड में आ जाते हैं। ब्रेन कहती है कि मुझे पहले अपनी सुरक्षा करनी है, कि बाहर जो है वो खतरा है, एंड या तो मुझे कहीं छुपना है या भागना है। उसके लिए वो कहता है कि इम्यून सिस्टम बाद में, उसकी प्रायोरिटी नहीं है, पहले तो जान बचाओ। इन सब चीजों को लेके क्या होता है कि आपके अंदर बॉडी ही केमिकल बना रही है जो आपका इम्यून सिस्टम को लो कर रही है और बीमारियां पैदा हो रही है। ये इसका मैकेनिज्म है बायोलॉजिकली कैसे होता है। तो इसके लिए मेडिटेशन का एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ठीक है, ये 117 लोगों का ग्रुप था, लेकिन स्टिल इट प्रूव्स कि खाली 10 मिनट के ध्यान से ही आप जब एक पॉजिटिव इमोशन, जैसे आपने सुना होगा शीतल जी को जब कह रहे थे कि ना एक अपना प्यार, एक भावना लेके आए, तो वो जो एक उसको एलिवेटेड इमोशन कहते हैं, वो भावना से जब आप ध्यान करते हैं 10 मिनट के, उससे ही आप देखें, उन्होंने देखा कि जो आप केमिकल बॉडी के अंदर, जिसको IgA कह रहे हैं यहाँ, वो 50% बढ़ गया। दैट मीन्स आपकी सेहत के लिए 50% वो अच्छा डायरेक्शन है, और जो चीज आपको नुकसान कर रही थी, कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस का हार्मोन है, वो 16% घट गया। यानी कि खराब चीज केमिकल कम हो रहे हैं, अच्छे केमिकल बढ़ रहे हैं। ये डायरेक्टली आपकी सेहत को इसमें असर करता है। अगर इसको हम एक और नजरिए से देखें, इसका ब्रेन स्कैन से देखें, क्योंकि ब्रेन, अगर हम कहते हैं भाई कैसे पता पड़ेगा दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसके भी स्कैन होते हैं, और आपका ब्रेन जिस तरह के विचारों में है, उससे उसकी लाइट कह लें, एनर्जी बोल लें, ऊर्जा, और ऊर्जा का रंग होता है बेस्ड ऑन किस फ्रीक्वेंसी या किस लेवल की एनर्जी है। तो इसमें आप जो देख रहे हैं कि जो है, जो नीला रंग है मतलब एनर्जी है ही नहीं, मतलब ब्रेन, एंड देन हाउ इट गोज टू, जैसे ग्रीन में अगर ये जा रहा है या रेड में जा रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है। सो इसके इनफ प्रूफ है कि मेडिटेशन, ध्यान लगाने से कैसे हमारी एनर्जी बढ़ती है, और ये जो बढ़ती है आपको फिर इसको जो है रोजाना करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, जिससे ये मेंटेन रहे। हमारे इतने कॉमन है, हम ब्लड प्रेशर देखते हैं, अर्थराइटिस देखते हैं, डायबिटीज देखते हैं, डिप्रेशन आजकल इतना कॉमन हो गया है, और डिप्रेशन जैसी चीज के लिए लोग पूरी जिंदगी उसमें निकाल देते हैं, उनको लगता है इसका अंत नहीं है, लेकिन ये हफ्ते भर में ठीक होने वाली चीज है। ध्यान से, ये ऐसी चीज है, और इसका जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है वो इसमें बहुत इफेक्ट करता है। तो ये ध्यान हमको इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बना देता है कि हमारे को हमारे जो आसपास एनवायरनमेंट है उससे भी मजबूत बना देता है। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमको असर नहीं कर सकता, हम अपनी डेस्टिनेशन, अपना भविष्य खुद बनाते हैं, और ये जो पावर है ये ध्यान आपको देता है। ऑफ कोर्स इसमें और भी चीजें आती हैं, इसमें अफर्मेशन करके एक आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सब ध्यान के अलग अलग पार्ट हैं, बट खाली ये शेयर करने के लिए कि कैसे ध्यान आपके एक हेल्थ बेनिफिट, कहते हैं ना 0 to 100, आप कुछ भी ले लें, छोटी से लेके बड़ी बीमारी, आप शुरू से करें, आप स्वस्थ हैं, आप इंश्योर कर रहे हैं कि कि मैं पूरा स्वस्थ रहूं जिंदगी भर, कोई बड़ी बीमारी ना हो, कोई छोटी मोटी खांसी जुकाम भी हो तो फटाफट ठीक हो जाए बिना दवाई के, इसमें इतनी शक्ति है। एंड बात करें कि मैं क्यों, जैसे मैंने बोला था कि वाई मेडिटेशन, वाई मी बिकॉज ये तो हर एक के लिए है। आप खाना खा रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हर कोई कर रहा है, तो ये हर किसी के लिए है। एंड वाई नाउ, अभी ही क्यों? क्योंकि ये जो है हर दिन आप स्ट्रेस ले रहे हैं, हर दिन जो आपके विचार, आपके काम जो है, ये स्ट्रेस, और आपको जो एनवायरनमेंट है आपके अराउंड, तो आपको उससे ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। मतलब आप एक स्वस्थ और कहते हैं ना जैसे खुशहाल जीवन जी सकेंगे। और उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि अगर आप खाली दिन में आधे से 1 घंटा भी दे दें, और अगर आपको ये मिले कि आपको डॉक्टरों के नहीं जाना पड़ रहा, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा, और आप खुशहाल जीवन जी सकें, तो उसके लिए एक संक्षेप में ये मेरी छोटी सी, आप कह लें जर्नी कह लें, कहानी बोल लें, या मैसेज बोल लें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गौरव जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए विमला देवी जैन, चेन्नई। विमला देवी चौरड़िया, चेन्नई। वे आए और हम सबको अवगत कराएं कि ध्यान से उनकी लाइफ में कैसी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, वो कैसा फील कर रही है।
ध्यान और ज्ञान दोनों से हम सबको अवगत कराएं। श्रीमती विमला देवी जी चौरड़िया, चेन्नई। जी साहब, सबको सादर जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? जी हाँ। हाँ, सबको सादर जय जिनेंद्र। पिछले 2-2.5 महीने से मैंने थोड़ा ध्यान का सीखा है और समझा है। इससे अपने जीवन में कैसे बदलाव आए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ध्यान से साइंटिफिकली, फिजिकली, मेंटली सब स्ट्रेस दूर होते हैं, वैसे मैंने भी सही ज्ञान से ध्यान में थोड़ा जानकारी करके अपने जीवन का बदलाव बता रही हूँ। जैसे हम दिनचर्या में, जैसे हम रोज के कार्य करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तब श्वास की क्रिया पे थोड़ा चिंतन करते हुए काम करते हैं, तो दूसरा नेक्स्ट काम करते हैं, तब थोड़ा ठहराव आ जाता है, थोड़ी शक्ति मिल जाती है कि अपन किसको क्या बोल रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सी रुकावट आ जाती है, ध्यान आ जाता है कि अपने को जोर से बोलना या नहीं बोलना चाहिए। और पूरी दिनचर्या में श्वास की क्रिया पे ध्यान करते वक्त मैंने ये महसूस किया है कि कुछ भी किसी को बोलने के वक्त थोड़े धीमे से बोलना आ जाता है, धीरे बोल देते हैं, और थोड़ा हर कार्य के लिए थोड़ा ध्यान से काम कर लेते हैं। और जैसे ही अपन बता रहे हैं कि शीतल जी अभी बताए कि किचन में काम करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, वैसे ही अपनी ज्वेलरी को रखते हैं, घर को सजा के रखते हैं, घर का पूरा ध्यान रखते हैं। तो इन सब चीजों के लिए इतने अच्छे से ध्यान से पूरी चीजें का करते हैं कि ये सफाई होनी चाहिए, किचन में पूरा ध्यान से करना पड़ता है। तो क्यों नहीं अपने स्व के लिए, अपने भीतर के लिए क्यों नहीं अपन ये ध्यान करें? उससे हमारी जीवन में मतलब बहुत बदलाव आता है। अपन जब कार्य करते हैं जीवन में स्व के लिए, तब ये महसूस होता है कि हम कहाँ भटक रहे थे बाहर इतना, जब अंदर ही इतना ज्ञान है, अंदर ही इतनी जानकारी है, तो अपने स्व के लिए हम ध्यान करके उसकी ऊर्जा उसमें डाल के हम अपना ध्यान कर सकते हैं और जीवन में बदलाव ला सकते हैं। वैसे मैंने ये महसूस किया जब मैं मेरी बहू और सहयोगी से कुछ जोर से बोलना पड़ता था तो गुस्सा आ जाता था, तब उस समय ध्यान करके मैंने ये महसूस किया है कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा अंतर मन में मेरे स्वयं को जानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्रोध करके किसके ऊपर कर रही हूँ, मैं अपनी खुद को अपने आप में नीचे की तरफ ऊर्जा करके अपने आप को नीचे कर रही हूँ, तो उससे ध्यान आता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। ध्यान करते करते मेरे स्वभाव में क्रोध का, गुस्से का थोड़ा कम हुआ है। और वैसे ही हम दिनचर्या में पूरे काम करते वक्त पहले मन में ऐसा आता था कि सहयोगी है, बहू है, सब काम कर लेंगी, उसमें मेरे अपने आप में ये कर्ता भाव आ जाता था कि मैं क्यों करूं। अब ये भाव नहीं आके ध्यान से मुझे पता चला कि दृष्टा भाव है, मेरा स्वभाव ही दृष्टा भाव है, तो मैं कर्ता भाव नहीं ला सकती हूँ। कर्ता भाव से नहीं करके मैं पूरे दिन अपने मतलब काम कितना भी अब कर लेती हूँ तो थकावट महसूस नहीं होती है। तो अब मैं अपने आप को ध्यान करते करते स्वयं को जानना, स्वयं को समझना और स्वयं को जानने समझने के बाद आचरण में लाना, ये मैंने महसूस किया है कि अब आचरण में आने के बाद मेरे बहुत चीजों के लिए बदलाव आया है, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई तो क्षमा चाहती हूँ। बोलने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विमला देवी जैन। आज हमारे इस वेबिनार में
इंडिया ही नहीं अपितु अनेक देश विदेश के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने अपनी भागीदारी प्रदान कर इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाया। और विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी शीतल भैया, गौरव जी, कामिनी भाभी का, जिन्होंने अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हमें यह प्लेटफॉर्म प्रदान किया। एड डिजाइनर श्री अखिल जी, टेक्निकल सपोर्टर श्री खुशल जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और उन सभी सहयोगियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान किया। अभी आज के इस प्रोग्राम को मैं यही विराम देती हूँ, लेकिन वापस मिलते इसी प्लेटफॉर्म पर 14 अक्टूबर को रात्रि 9 से 10:15 बजे। लेकिन ऑफिशियली मैं इस प्रोग्राम को यही विराम देती हूँ, लेकिन आज हमारे इस प्रोग्राम को हजारों दर्शक देख रहे हैं। यदि जिनके मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं वे यहाँ रुक जाएं, उनका समाधान किया जाएगा। बाकी यदि कोई लीव करना चाहे तो कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। 7:30 बज गए हैं, तो जो भी जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑफिशियली हमारा टाइम 6 से 7:30 बजे था, वो लोग एग्जिट हो सकते हैं और हम लोग 15-20 मिनट यहाँ पर हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछने हैं, कोई कौतूहल मन में है, तो वो अपने प्रश्नों के समाधान भी कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना हो तो अपना हैंड रेस करे। स्वाति गोलछा करके हैं, उनको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हाँ स्वाति जी, आप बोल सकते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। भैया मैं ये पूछना चाहती थी कि ध्यान के बारे में हम बहुत कुछ जानते जरूर हैं, पर हम जब ध्यान करने, मतलब मैं अपना अगर एग्जांपल दूं तो जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो आफ्टर 3 to 4 मिनट्स ध्यान में मतलब कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो इस टाइप की चीजें क्यों होती है? हालांकि मन ध्यान में बहुत लगा है, ऐसा नहीं है, मतलब हर एक चीज में ध्यान होता है। कुछ तकलीफें आ जाती तो नौकार मंत्र का ध्यान होता है, पर जब हम ऑफिशियली ध्यान करने बैठते हैं तो 3 से 4 मिनट में ध्यान बस हो गया। ऐसा क्यों? इसका कारण मेन ये है कि अभी हमको स्वयं में जो आनंद है उसकी अनुभूति नहीं हुई है, अभी हम उसमें जा रहे हैं। तो आप जब, जैसे आपका मन बन गया है कि अभी ध्यान करना है, तो थोड़ी देर उस, भले आपको वो विचार आ रहे हैं, आपको उठने का मन कर रहा है, तो भी थोड़ी देर बैठे रहिए। जैसे एग्जाम्स है हमारी, सपोज हम उसके लिए पढ़ाई करते हैं, कई बार होता है पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है अभी खेलो कूदो, पर दिखता है नहीं नेक्स्ट डे तो एग्जाम है, हमारा एक टारगेट सेट किया है कि हमको पास होना है। वैसे ही जब हम एक टारगेट सेट करें कि वाकई पहले तो अब लगना चाहिए कि हमारे में सुख है, कहीं बाहर की चीजों में नहीं है, तब फिर वो ध्यान लगेगा अंदर में, और फिर अपने आप को समय देना पड़ेगा। जैसे आपके घर में कुछ मेहमान आते हैं, कोई अच्छा लगता है, कोई ऐसा लगता है नहीं आए, तो वैसे ही विचारों का भी खेल है। कुछ विचार हमको बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ विचार से हम परेशान होने लगते हैं। तो आगे जैसे जैसे ध्यान की क्लासेस होगी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू। और कमला जी बैद है, कमला जी बैद करके हैं, उनको आमंत्रित किया है। हाँ कमला जी, आप बोल सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं कामिनी जी की पूरी टीम को जय जिनेंद्र सादर प्रणाम करती हूँ। मैं राजकुमारी जी बांटिया की तरफ से ये सेमिनार अटेंड किया है। मेरे को ये आपका स्पीच वगैरह जो भी सेमिनार में जो स्पीच सुने बहुत अच्छे लगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एसिडिटी जैसे कंट्रोल में रहती है, परंतु कोई चीज खाने से थोड़ा उसका लेवल बढ़ जाता है और थोड़ा ऐसे मतलब दिमाग घूमने लग जाता है, वो टाइम इमीडिएट हम क्या उपाय करें कि हम थोड़े से मतलब बैलेंस में आ जाएं? देखिए, एसिडिटी का कारण होता है भय। हमारे अंदर किसी ना किसी चीज का भय होगा, इसीलिए आपको बार बार ये प्रॉब्लम्स हो रही है। आप एक बार ऑब्जर्व करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वो भय तब निकलेगा जब आप अपने स्वरूप को जानेंगे।
पहचानेंगे। मतलब वो किसी न टाइम में किसी क्या? चीज का डर है आपके अंदर, आपको पहले वो अच्छा सोचना पड़ेगा किस चीज का डर है, मृत्यु का है या किसी चीज को छोड़ने का डर है या किसी चीज के छूट जाने का डर है, वो आपको एक बार अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा अच्छा वो दूर हो तो जाएगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू और थैंक यू। हाँ, और जब भी अभी आप टेम्परेरी कोई इलाज करना चाहें तो मैं बता देता हूँ आपको, आप हाँ सुबह टेम्परेरी। 5-6 गिलास गर्म पानी पीजिए, कुनकुना, जो आपको अच्छा इजी पी सकते हैं, उसमें थोड़ा हाँ, काला नमक डालिए और उस पर अच्छा अच्छे से पूरी वोमिट करिए। तो पेट में अच्छा जितना भी आपके अंदर जो पित्त होगा, जो तेजाब रहता हाँ है, हाँ वो हाँ, निकल जाएगा पूरा, फिर आपको ठीक लगने लगेगा। आप 4-5 दिन ही करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। थैंक यू भैया, और थैंक यू। आप परमानेंट सोल्यूशन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वरूप पे जाना पड़ेगा उसके। अरुणा खंडल करके हैं, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रणाम सभी लोगों हाँ, को। सर आप ध्यान कब करेंगे और हम ध्यान की विधि को जानेंगे कैसे, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसका सेशन अभी स्लाइड शो हो रही है, 14 तारीख को रात्रि 9 बजे से चालू होगा सेशन। मैं मतलब इसमें जुड़ के ध्यान की उस स्थिति को पाना चाहती हूँ। मैं करती तो हूँ ध्यान, बट शायद मुझे लगता है मैं उस स्थिति को पा नहीं पा रही हूँ जो कहा। आप कर रहे होंगे, पर आप पहले ये हाँ देखिए जी, आपके अंदर प्यास का लेवल कितना है, फिर धीरे धीरे प्रकृति आपको पूरा सपोर्ट करेगी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी जो 21 सर दिन मैं, की क्लास अभी जो हाँ 21 जी दिन मैं, की क्लास होगी ना, तो आपको हाँ सारी जी चीजें समझ में आ जाएगी उसमें। सर मैं बिल्कुल जुड़ना चाहती हूँ और उस लेवल को पाना चाहती हूँ जो कि उन्होंने पालीवाल जी ने बताया कि हम सब चीजों को ठीक कर सकते हैं, मैं वो पाना चाहती हूँ। पर आप खाली शरीर की दृष्टि से मत देखिए, नहीं शरीर नहीं सर, उत्थान उत्थान चाहिए बस बस सर, उत्थान चाहिए, आत्मिक उत्थान चाहिए मुझे। बस, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये इसीलिए तो चाहती हूँ कि मैं आपके ग्रुप से जुड़ी रहूं और मैं इस चीज को कंटिन्यू करूं और मैं सीखूं, मैं जानना चाहती हूँ इसको। इसीलिए तो आपको नेचर ने राह दिखलाई आज। हाँ जी बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ, उस डेप्थ को पाना चाहती हूँ जो योगी जनों के पास होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे इस चीज के लिए आगे गाइडलाइन देते रहें और मैं अपने आप को आप लोगों से कनेक्ट रखना चाहती हूँ। वो सब आप बिल्कुल रहोगे, बस आपकी प्यास कभी बुझना नहीं चाहिए, इसकी तड़प नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बुझेगी सर, मुझे चाहिए ये। बस, ठीक है ना। थैंक यू थैंक यू। वर्धमान जी जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ। जय बोल जिनेंद्र सकते सर। हैं। हेलो। हाँ, आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। मेरे को बस ये जानना है, भौतिक जीवन के दिनचर्या के 85 काम निपटाते निपटाते उतना टाइम ही नहीं मिलता है कि उतनी ज्यादा देर या उतनी देर के लिए ध्यान के लिए समय निकाल पाए। सबका अपना अपना एज ग्रुप का अपना अपना प्रोटोकॉल है, अपना अपना कार्य करने का तरीका है, अपनी अपनी कार्य करने की शैली है। समय कैसे निकाला जाए, ये सब जो आपने आज वेबिनार किया उसमें जो कुछ भी समझाया पालीवाल जी ने, आपने या जिसने भी, सब सत्य है। कहीं ना कहीं इसमें से कुछ बातें पहले भी सुनी हुई हैं और कुछ आपसे भी सुनी, सब सही और सच भी है, पर समय निकालना, और वो भी क्या नाम है, आज के भाग दौड़ की जिंदगी में इतना समय निकालना संभव नहीं हो पाता है। देखिए, आप रोज खाना खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं जी। कितनी बार खाते हैं? 2 बार 3 बार, और क्या 2 बार। सोते कितनी देर है? मुश्किल से 6 घंटे। ठीक है। और वर्किंग क्या है आपकी? वर्किंग बाकी 18 घंटे में सर 15.5 से 16 घंटे वर्किंग ही है। ठीक है। और 2 घंटे? 2 घंटे तो जगने के बाद और वर्किंग के बीच की अदर जो चीजें हैं वो भी तो करनी पड़ेंगी। ठीक है। टीवी देखते हैं आप? कभी देखते होंगे, एक आध मिनट भी? टीवी देखता ही नहीं, 4 साल हो गया टीवी बंद है। ठीक है। टाइम नहीं मिलता इसलिए बंद है कि इच्छा नहीं होती? हाँ जी, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इसलिए बंद है। देखिए, अब जो आप समय खाना खाने में देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि शरीर बहुत जरूरी है, उसका पोषण बहुत जरूरी है, वैसे ही जो ज्ञानी हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि आत्मा का पोषण शरीर से ज्यादा जरूरी है।
सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लगता होगा कि धन की ज्यादा जरूरत है या जो भी चीज होगी आपकी पर्सनल, बट हर एक के जीवन में ऐसा नहीं है। और कई लोगों के पास समय भी रहता है पर वो अपना टीवी में वेस्ट करते हैं या किसी और चीज में वेस्ट करते हैं। सबके अपनी अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज होती हैं। अब जिसको जो क्षेत्र जम जाए वाली बात है इसमें। और ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं रहता। इतने लोग जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, आज ऐसे भी लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए है, वो सब छोड़ के संयम के मार्ग में जा रहे हैं, अपनी आत्म साधना में लग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सच्चा सुख तो यही है। और आप इतना सोच रहे हैं, इतने कर्तव्य का सोच रहे हैं, सब चीज का सोच रहे हैं। जिस दिन आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा तब भी आपके जाने के बाद कोई कार्य नहीं रुकेंगे, सब कार्य दिनों दिन निरंतर चलते रहेंगे। आपको इस विषय में सोचना पड़ेगा। समझ गया सर आपकी बात को, आपके जवाब को। ठीक है, प्रयास करेंगे सर समय निकालने का। आप ऐसा करिए, महीने में एक दिन खाना छोड़ दीजिए, उस दिन जो आपको समय मिल रहा है उसको आप ध्यान में लगाइए, फिर धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जगेगा। तरीका कठिन है लेकिन प्रयास कर सकते हैं। आपको जब लगेगा कुछ चीज को पाने के लिए कुछ चीज को तो छोड़ना पड़ेगा ही आपको। थैंक यू सर। शीतल जी, इसमें मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं वर्धमान जी के लिए? कर सकते हैं सर। वर्धमान जी, इसमें खाली मैं अपना ये बता सकता हूँ कि मेरे सालों से ये था कि सुबह जल्दी उठना, बिकॉज मैं लेट राइजर था। एंड अभी 1.5 साल के इसके बाद अब ये हुआ है कि अब मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ और 5 से 7 मेरा ध्यान होता है। मेरे सोने के आवर्स में कमी आ गई है, लेकिन मेरी जागरूकता में कोई कमी नहीं है। दैट मीन्स कि ऊर्जा इतनी है कि मुझे उतने घंटे नहीं चाहिए सोने के लिए। सॉरी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ आपके लिए, कि मेरी एफिशिएंसी काफी बढ़ गई है इन स्पाइट ऑफ जो भी अभी मेडिकल चल रहा था। तो आप देखेंगे कि जो भी आप 15-16 घंटे काम कर रहे हैं, उसी बीच में आपकी एफिशिएंसी आपको वो समय प्रदान करेगी। कभी आप देखेंगे आप आपके पास 15 मिनट हो गए, फिर वो आधा घंटा बन जाएगा, फिर वो 1 घंटा बन जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से पक्का कह सकता हूँ। ये अपने आप शरीर और नियति दोनों ले जाएगी आपको बस मन बना लेना है। धन्यवाद। थैंक यू गौरव जी। इट इज एन ऑनर लिसनिंग टू यू सर। सर थैंक यू। थैंक यू। अब मैं राजेंद्र जी जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ। हेलो। हाँ सर, आप बोल सकते हैं, सुनाई दे मेरी रहा है। आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर, आ रही है। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। मेरी मदर के पिंडलियों में दर्द रहता है, पैर में, पैर के बैक साइड में पिंडलियों में दर्द रहता है। उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? रात के समय होता है इनको दर्द, सोते समय। अभी जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगी वो, तो उनको समझ में आने लगेगा कि भावों में कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई थी। वो गलती का जैसे जैसे वो प्रायश्चित करने लगेंगी, क्षमा मांगने लगेंगी, अपने आप चीजें ठीक होने लगेंगी। थोड़ा टाइम लगेगा पर धीरे धीरे सब हो जाएगी। क्या करना चाहिए इनको? अभी तो पहले सबसे क्षमा मांगना चाहिए उनको और सबको क्षमा करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे वो ध्यान में आगे बढ़ेंगी, उनको अपनी गलती एग्जैक्ट रियलाइज हो जाएगी कि कहाँ क्या गलती हो रही है उनसे। उनको सब चीज समझ में आ जाएगी। उनको नींद में भी थोड़ी ट्रबल्स होती होगी, आप देख लीजिएगा। नींद में भी ट्रबल होती है? नींद भी कम आती है? हाँ, कम आती है नींद भी थोड़ी। वही बता रहा हूँ मैं, धीरे धीरे हो जाएगा। तो इनको ध्यान करना चाहिए। ध्यान तो हर एक के लिए जरूरी है। जिसको भी अपने आप को ऊपर उठाना है उसके लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान इसलिए उसके लिए बस जरूरी नहीं है कि जिसके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो। शरीर एक अलग पार्ट है और आत्मा एक अलग पार्ट है। ये चीजें पहले सबसे ज्यादा समझनी होगी। ठीक बात है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट नेहा जी भंडारी को आमंत्रित कर रहा हूँ। अनम्यूट करना। हाँ नेहा जी, आप बोल सकते हैं। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। हेलो। जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं कामिनी, मेरी भांजी है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने आप लोगों को सबको साथ जोड़ करके ये टीम जो उसको हमको सुनने को मिला है। हालांकि मेरी को ध्यान में बहुत रुचि है, लेकिन पिछले काफी दिनों से ध्यान
पढ़ाई करने बैठता हूँ तो करने में मन नहीं लगता है, 2-3 मिनट करते हैं उसके बाद में मन नहीं आया। उसका तो सॉल्यूशन आपने पहले क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन मैं पुनः हार्दिक और मन से सबको, आपकी टीम को पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितनी गहराई से अभी वो जो डॉक्टर साहब क्या नाम है जिनके अभी उन्होंने बताया था कि जो मैकेनिज्म अपने शरीर के बॉडी से जो जो अपने हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे को और ध्यान के अंदर में ज़्यादा गहरी रुचि पैदा हुई है। और अब मैं आगे से कोशिश करूँगा कि ध्यान से जुड़ा रहूँ और पूरा दिन में। और वैसे मैंने परीक्षा ध्यान शिविर एक बार लाडनू में जैन विश्व भारती में अटेंड किया, वहाँ बहुत आनंद आया, लेकिन उसके बाद में कुछ संयोग मिला नहीं। और अभी आपका जब ऐसा संयोग हुआ है तो उसका लाभ लेने की कोशिश करूंगा। और पुनः आप सबकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष तौर से कामिनी, जिसने मेरे ख्याल से काफ़ी मेरे करीब महीने 1.5 महीने से मेहनत से लगी हुई है, और मेरे पास पर्सनली फ़ोन है और पर्सनली कई लोगों को फ़ोन भी किया है, और दिन प्रतिदिन उसका जो ध्यान के प्रति जो बताया है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मामा, मैं बस यही बोलना चाहूंगी मामो साहब कि शरीर तो ठीक है, अपना पहली प्रायोरिटी शरीर ही रहती है, क्योंकि जब शरीर साथ देगा तो ही अपन शांति से बैठ पाएंगे। तो इसके विषय में तो आप पूरी जानकारी आप अपनी बड़ी बहन मेरी मदर से ले सकते हैं। पिछले 2.5 महीने से वो लगातार 2 से 2.5 घंटा पूरे दिन में ध्यान करती हैं, और उनके शरीर में जो बदलाव आए हैं और जो पॉजिटिव बदलाव आए हैं बाईपास के बाद, वो एक्सपीरियंस आप उनसे पर्सनली ले सकते हैं इस चीज का। थैंक यू मामा। पुष्पा थानमल बांटिया, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरे पार्टी, दूसरों को ले लेता हूँ अभी। भाग्यश्री जी को ले लेता हूँ मैं। हाँ, उनको अनम्यूट कर दिया, भाग्यश्री को अनम्यूट कर दिया। थैंक यू फॉर एन अमेजिंग सेशन, बहुत अच्छा सेशन था आपका। कामिनी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका पहला सेशन था और बहुत बढ़िया था। थैंक यू शीतल जी, आपने जैसे एक्सप्लेन करा बहुत अच्छी तरह से किया। एंड आई वुड लाइक टू थैंक गौरव जी, जो आपने एक्सप्लेन किया अबाउट मेडिटेशन एंड द लेवल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स, मेरे लिए एक नई क्यूरियोसिटी जाग उठी है अबाउट मेडिटेशन। तो मेरा एक सवाल है, करंटली मुझे माइग्रेन का बहुत तकलीफ है माइग्रेन की, सो कैन आई गेट रिड ऑफ माइग्रेन विद मेडिटेशन इज माय क्वेश्चन। बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं आप इससे। आपको इसके लिए भी जो एक मैंने उपाय बताया था अभी पहले, उसका रीजन ये होता है माइग्रेन का, एक तो जो विचार आते हैं ना आपको बहुत ज्यादा आते होंगे और थोड़े उठपटांग लेवल के आते होंगे, आप खुद ऑब्जर्व करिएगा इस चीज को। दूसरी हाँ, और दूसरी चीज ये है कि आप भी जब 5-6 गिलास गर्म पानी पी के वोमिट करिएगा सुबह खाली पेट, ठीक है? पानी पीजिएगा, कुनकुना पानी, उसमें थोड़ा काला नमक डालिएगा और फिर पीजिएगा उसको। तो क्या होता है एक्चुअली, जो पेट के अंदर तेजाब रहता है वो ज्यादा हो जाता है ना, तो ऊपर चढ़ने लगता है, तो उसके कारण सिर में प्रॉब्लम होती है। अभी हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस चीज को 5-6 दिन किया था, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था पर ठीक नहीं हुआ था, और ये 5-6 बार बस किया, उनका पूरा माइग्रेन ठीक हो गया था। ओके, हाँ या, और ये जो माइग्रेन है मुझे इट इज आई थिंक बिकॉज ऑफ एसिड इश्यूज, वो ऐसे कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा थॉट में हूँ। वो अभी लग रहा है आपको। एक्चुअली होता क्या है, जब हम ध्यान नहीं करते हैं और जो संसार की जब जिंदगी जीते हैं तो इतने बिजी हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता क्या थॉट्स चल रहे हैं हमारे अंदर। जब आप ध्यान करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपके अंदर कितने थॉट्स हैं, आप कितनी देर ध्यान में बैठ पा रहे हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं। ओके, जैसे अगर आप टीवी देखोगे तो उस समय आप उस चीज से इतना अटैच हो जाओगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या है वो चीज का कई बार ध्यान नहीं रहता है अपने। और ऐसी काफी है जिन चीजों की वजह से मुझे माइग्रेन होता है, जैसे मैं बहुत ज्यादा धूप में अगर रहूं वक्त तो मुझे माइग्रेन होता है। अगर बहुत तेज रीजन लग रहा है, वो आपको एक रीजन बन गया है कि धूप के कारण, एक्चुअल रीजन वो नहीं है। आप जब इन डेप्थ में जाओगे
जब थोड़ा ध्यान करने लगोगे तब आपको समझ में आएगा कि इतने सारे विचारों की भीड़ मेरे अंदर। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। यार चंचल जी जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बस रेज करिए। जय सिनील, हाउ कैन आई ओवरकम माय ओवरथिंकिंग? ओवरथिंकिंग से कैसे बचें? उसके लिए आपको पहले मन के स्वभाव को जानना पड़ेगा। वो आगे की जब ध्यान की क्लासेस होगी उसमें पूरा मन का आपको रोल बताया जाएगा कि मन के क्या रोल्स हैं, मन में क्यों विचार आते हैं, कैसे विचार आते हैं, सारी चीजें आपको प्रक्रिया जानने मिलेगी उसमें। Yeah sir, and one more question that visualization and meditation दोनों में कंफ्यूजन है मुझे, होता क्या है विजुअलाइजेशन में और ध्यान में, क्या रिलेशन है? विजुअलाइजेशन एक पार्ट है समझ लीजिए, बट एक नेसेसरी पार्ट नहीं है, बट एक पार्ट है ध्यान का। विजुअलाइजेशन में आप चीजों को इमेजिन करते हैं। जैसे आप एक ध्यान में बैठ गए, आप सोच रहे हैं कि मैं अभी नदी के किनारे हूँ, वहां पे कोई ऋषि मुनि आ रहे हैं या XYZ जो भी है, ये आपकी कल्पना होती है, उसको आप विजुअलाइजेशन का नाम देते हैं। बट ध्यान इससे थोड़ा अलग है, बट एक पार्ट है इसका विजुअलाइजेशन। इसको अलग अलग भी नहीं बोल सकते एकदम से, बट एक पार्ट आपको समझ में आएगा। हो गया उनका। अब कनक लता जैन को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ। मेरे हाथ में दर्द है, मैं क्या करूं? अभी आपको चिंता, अभी बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं सब चीज सुने हैं, पर सबको शरीर के प्रति ही बहुत ज्यादा राग दिख रहा है, सबको शरीर के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट दिख रहा है। मैंने अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं सुना, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ नेगेटिविटी, कि किसी को अपने भीतर जो चीजें हैं उसको जानने की ज्यादा जरूरत हो। हाथ का तो मैं बता देता हूँ, हाथ कभी भी किसी को कुछ देने के काम आते हैं। तो हमारे जीवन में जब हम ऐसा कुछ काम कर लेते हैं कि हम अंतराय बन जाते हैं, किसी के मार्ग में ऑब्स्टेकल बन जाते हैं, कि उसको देने से रोकना, अंदर मन से भी किसी को चीज ये ना मिले, इस टाइप की जब चीजें आती है तो हाथ में प्रॉब्लम्स चालू होती है। शरीर के हर एक पार्ट जो है आपको संकेत देते हैं कि आपने क्या गलत भाव कर लिए थे। और ध्यान से जब आप जुड़ेंगे तो धीरे धीरे एग्जैक्ट भाव भी आपको समझ में आएंगे कि क्या गलती हो गई थी आपसे। जी थैंक यू कनक लता जी। मंजू जी जैन को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मंजू जी जैन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ आ रही है जी। सादर जय जिनेंद्र। मैं ये पूछना चाहती हूँ, 14 अक्टूबर को आप लोग ध्यान की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले अपने खान पान पे कुछ हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्या? सादा भोजन उच्च विचार, खाने मानव पे आपको जीवन। एकदम सादा खाना खाइए, जी। और सोने से लगभग 3 घंटा पहले खाना खा लीजिए, और अच्छा जी। हो सके आपसे तो शाम को सूर्यास्त से पहले खाइए। अच्छा जी। और जी जितना हो सके आप लिक्विड पे रहिए ज्यादा से ज्यादा। खाना अच्छा जी। खाइए, उसमें मनाही नहीं है, बट लाइट खाना खाइए। ओके। क्योंकि शरीर और खाने का भी बहुत बड़ा संबंध है, और ध्यान जी। का भी उससे बहुत बड़ा संबंध है। जैसा जी। हम खाते हैं उसके हिसाब से विचारों में भी उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये जी। आपको धीरे धीरे और क्लासेस में समझ में आ जाएगा। जी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पुष्पा जी बांटिया को आमंत्रित कर रहा हूँ। मेरे बैक पेन की वजह से पाँव में दर्द है, बैक पेन में बहुत दर्द है, इसका ध्यान आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मेरे बैक पेन दर्द है। आवाज क्लियर नहीं है आपकी बिल्कुल। वो ऐसा बोल रहे हैं कि उनके बैक में बहुत दर्द रहता है। हाँ। तो ये आगे सुनाई नहीं दिया। आवाज। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, शीतल भैया बोलूं क्या? हाँ बोलिए। देखिए जितने भी पार्टिसिपेंट सभी बच्चे हैं, हाँ। हम लोग ये थोड़ा फील कर रहे हैं कि सभी लोगों को शरीर का बहुत सारा प्रॉब्लम है। हाँ। देखिए ऐसा होता है कि अपना शरीर अपनी ही गलतियों के कारण हमारा साथ नहीं देता। हमने कुछ ना कुछ ऐसा गलत सोचा होता है, गलत किया होता है,
तो उस कारण से शरीर साथ नहीं देता। अभी जब हमारी ये 14 तारीख से क्लासेस चालू होगी, आप 20-21 दिन की क्लास करिए। क्लास करने में आपको जो प्रॉब्लम आ रही है या कहाँ आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, आप वो जब जानेंगे और समझेंगे, तब धीरे धीरे ये चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। और ध्यान मन से और आत्मा से जुड़ा हुआ भी है। ठीक है, ध्यान करते करते फर्स्ट बेनिफिट हमको बॉडी में ही नजर आते हैं, जैसे नींद अच्छी होना, शरीर का स्वस्थ होना, और जो भी और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे ध्यान ज्यादा से ज्यादा करने से सॉर्ट आउट होती है। पर ध्यान सिर्फ शरीर को ठीक करने के लिए है, ये धारणा गलत है। ध्यान एक मार्ग है आत्मा तक जाने का, जो शरीर से होते हुए जाता है। और हमारा धीरे धीरे ध्यान करते करते सभी का, जिसको भी जो भी शारीरिक प्रॉब्लम है, वो जितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते जाएंगे, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होती जाएगी। तो शरीर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, अगर वो क्वेश्चंस ना राइज करके किसी के मन में और कोई क्वेश्चन है तो राइज करते हैं, क्योंकि 4 मिनट में अभी हम सेशन भी अभी कंप्लीट करेंगे। फिर जब ध्यान की क्लासेस चालू होगी तो आप लोग बेशक उसमें ज्वाइन होइए, 21 दिन हमारे साथ रहिए। उसके बाद आपका जो समस्या का स्तर होगा वो अलग होगा, और आप तब हमसे बताएंगे तो हम समस्या इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे। थैंक यू। और कोई ऐसा है क्या जिसको शरीर से अलावा कोई क्वेश्चंस पूछना? हाँ, शरीर के अलावा कोई क्वेश्चन है तो उनको कोई को भी शरीर के अलावा कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। प्रतिमा चोपड़ा जी है। जय जिनेंद्र, मुझे ये पूछना था कि जैसे जनरली बोला जाता है अपन सुबह के टाइम में ये सब चीज़ें करें तो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, तो हम इसको मतलब सुबह 6 बजे या मॉर्निंग आवर्स में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और दूसरा कंसर्न ये भी था, जैसे सीनियर सिटीजन जनरली रात को टाइम से सोना प्रीफर करते हैं, तो यदि हमारी क्लास 10:15 तक चलेगी तो उनको मोस्टली सोने में 10:30 एक नॉर्मल यदि समझें तो 10:30 बजेगी, जो कि एक नॉर्मल उससे थोड़ा लेट होगा उनके लिए। तो ये हम सुबह क्यों नहीं कर सक रहे हैं ये समय? मतलब उसका कारण थोड़ा समझना था। देखिए, वो सीनियर सिटीजन के लिए भी ज्यादा अच्छा रहेगा शायद। देखिए, जब हम सोते हैं उससे ज्यादा ऊर्जा आपको ध्यान में मिलेगी। आप 6 घंटे सोते हैं, उसकी जगह अगर 1 घंटे अगर आप ध्यान करेंगे तो उससे ज्यादा ऊर्जा आपको उसमें महसूस होगी। और बात रही सुबह की क्लासेस की, सुबह जैसे हम लोग का रेगुलर ध्यान करने का समय रहता है, तो उस समय हम नहीं छोड़ सकते, हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं। और दूसरी बात, छोटे छोटे कई घर में बच्चे रहते हैं, सुबह से उन लोग का प्रिपरेशन रहता है सब चीजों का, तो वो सब चीज को देखते हुए हमने रात में किया है। और कहीं ना कहीं कुछ चीजों को सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा टाइम मैच करने के लिए। ओके, थैंक यू। अब मैं एकता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। हेलो हेलो, जय जिनेंद्र भैया। आपकी आवाज क्लियर नहीं है एकता जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया, मेरी ये क्वेरी है कि प्यास को कैसे जगाएं? प्यास आपके सदगुरु जाता है कि सदगुरु के बिना नहीं है मोक्ष, समझ आती है बात, पर अंदर से नहीं आता कि मुझे चाहिए। प्यास को जगाने के लिए पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। आपको ये जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी कि आप में क्या क्वालिटीज हैं। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो हम उसको बताते, बेटा तू भी फर्स्ट आ सकता है, तेरे में वो क्वालिटीज हैं, तब उसमें प्यास जगती पढ़ने के लिए। वैसे ही यहाँ पे जब क्लासेस होगी तब आपको ये बताया जाएगा कि आप में क्या क्वालिटीज हैं, आपका स्वभाव क्या है, सारी चीजें पता लगेगी, तब आपके अंदर प्यास जगना चालू होगी। भैया, पुरुषार्थ क्या करना होगा अपने को? पुरुषार्थ ऑटोमेटिक होता है। जैसे आपको सपोज 3 बजे कहीं जाना है बाहर, आपकी ट्रेन है, तो आपको उस दिन हो सकता है अलार्म लगाने की जरूरत ही ना पड़े। या सपोज आपके कोई रिलेटिव बाहर रहते हो और वो अचानक आने वाले हो, सपोज 4 बजे सुबह, तो हो सकता है आपको अपने आप उस समय नींद खुल जाएगी आपकी, अगर आपको मिलने की वो प्यास होगी तो बस। तो अपने आप मतलब पुरुषार्थ तो अपने आप हुआ। वैसे ही यहाँ पे भी जब प्यास जगती है तो पुरुषार्थ अपने आप उस दिशा में होता है। 2 साल से कोशिश कर रही हूँ पर प्यास ही नहीं जग रही। आप एक बार ये क्लासेस तो अटेंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। भावना गोलछा नगरी की सिस्टर हूँ।
ठीक है ना? तो मेरी उससे बात होती रहती है बट कुछ हो नहीं पा रहा है। होगा धीरे धीरे। भगवान महावीर स्वामी को भी 72 वर्ष लग गए थे केवल ज्ञान पाने के लिए। वो जबकि 3 लोग के नाथ थे, तीर्थंकर थे, जन्म से ही 3 ज्ञान के धारक थे, फिर भी 72 वर्ष लगे। तो पेशेंस तो हमको भी रखना पड़ेगा। अभी उनके सामने तो हम बहुत छोटे लेवल के हैं। तो ये क्लास से कुछ हो पाएगा, प्यास जगेगी? वो आप देखिए, आपको सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, सबका अपना अपना अनुभव होता है। कमिटमेंट तो मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने किसी जीव के लिए कमिटमेंट नहीं किया तो मैं कैसे कर पाऊंगा? योग्यता आप में भी है, हम में भी है, सब में भी है, ये भगवान ने बताया। ध्यान नहीं हो पा रही है और कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। समझ आता है पर करने का मन नहीं होता। हो सकता है समय नहीं आया हो, समय की भी कई बार प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भगवान भी 3 ज्ञान के धारक थे पर 72 वर्ष लग गया केवल ज्ञान को प्रकट करने में। समय नहीं आया था और सम्यक्त्व तो उनका कितने भाव पहले हो गया था। पेशेंस रखना पड़ेगा। थैंक यू। अभी मैं कृष्णा जी राव को आमंत्रित कर रहा हूँ। कृष्णा जी राव अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, जय जिनेंद्र जी। मैं एक तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट एबल टू फोकस एंड द अदर थिंग इज मेमोरी लॉस बहुत हो रही है। एंड आई हैव अनदर क्वेश्चन आल्सो। वो क्वेश्चन ये है कि मेरी एक कजिन है, उनका बेटा स्किज़ोफ्रेनिक है, तो वो तो अपने आप में कुछ ध्यान व्यान कर नहीं पाएगा। इज देयर एनी वे दैट शी कैन डू समथिंग फॉर हिम? हाँ, आप उनके लिए प्रार्थना करिए। प्रार्थना में भी बहुत शक्ति होती है। आप उनकी प्रार्थना करिए कि उनका भी ज्ञान सम्यक हो जाए, उनकी भी सारी चीजें ठीक हो जाए। उस लड़के की? हाँ, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है। हाँ, करना तो आपको सभी जीव के लिए है बट आप स्पेशली उनके लिए भी ऐसा फोकस कर सकते हैं। आप ग्रुप मेडिटेशन करिए सब लोग बैठ के और उस समय वो सोचिए, तो उससे भी बहुत सारी एनर्जीज उनको मिलेगी। हाँ, मैं वो कर रही हूँ उसके लिए। प्रेयर्स भेज रही हूँ एवरी मॉर्निंग। ठीक है। आधा घंटा बैठती हूँ मैं उसके लिए। बाकी चीजें यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप चीजें ठीक होने लगी। ओके, एंड व्हाट अबाउट फोकस एंड मेमोरी लॉस? वो आप जब क्लास करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। थैंक यू सो मच। या लास्ट क्वेश्चन है कुसुम जी को। तुम मारुति। Excuse me, sir. Am I audible? Yeah. Yes. I am a student of class 10th, and my concentration level is really low, and I have overtension and overthinking about math subject particularly. So, is there any way I can cure it? या आपको उस सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं कुछ अंदर में डर होगा। आप पहले उसको ऑब्जर्व करिए और फिर आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन भी एक फोकस ही है, समझ लीजिए आप, तो उससे और कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। आप ऑब्जर्व करिए, आपको कहीं ना कहीं डर होगा मैथ्स में पहले से। Yes, sir. Actually, my base isn't clear for maths, and probably can it be the problem for that? हाँ बिल्कुल, किसी भी चीज के प्रति जब हमारा बेस ही क्लियर नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जब पहली स्टेप हमारी अधूरी है तो हम आगे कैसे चढ़ पाएंगे। Okay, okay. Thank you so much, sir. Thank you. जी। ये प्रोग्राम को हम यही विराम देते हैं। अब बाकी जिसके भी मन में कुछ जानने की क्वेरी है तो आप उनको हमारी क्लासेस से जुड़े, हमारे नंबर आप लोगों के पास है या जिनके थ्रू भी आप इस वेबिनार में आए थे, आप उनसे कनेक्ट हो जाइए। तो वो आपको क्लासेस के लिए जो हम ग्रुप फॉर्म करेंगे उसमें वो लोग आप जुड़ जाएंगे और अपने सारे समस्याओं के समाधान या शंकाओं का निदान आप अब क्लासेस में आके करेंगे। अपना शीतल भैया और गौरव जी, अपन लोग रुकेंगे 5 मिनट और बाकी सारे लोग अब एग्जिट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी को।
पुट इन 4 को रख के बाकी सबको बाहर कर दे।